गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं करियर काउंसलिंग करने के लिए। वी आर फ्रॉम रूटिंग वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन और हमारा ऑर्गेनाइजेशन मेंटल और फिज़िकल फिटनेस पर वर्क करता है और हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्वेरीज हम क्लियर कर सकें या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें और उनकी मदद कर सकें। तो इस बार हमने सोचा क्यों ना एक्सपर्ट एडवाइस ली जाए लोगों से, मतलब कि जो लोग अपनी फील्ड में ऑलरेडी एक्सीलेंस पा चुके हैं वो अपने एक्सपीरियंस से लोगों को गाइडेंस दें। तो आज हमारे साथ हैं मंशा गुलाटी, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंकर हैं। इनकी पढ़ाई कॉमर्स फील्ड से रही है और इनका जो एकेडमिक्स रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। तो ये सारी क्वेरीज क्लियर करेंगी जो भी कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड होंगी या फिर जो भी लोग बैंक की तैयारी करना चाहते हैं और कॉमर्स की और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मंशा गुलाटी देंगी। दूसरी हैं दिव्या मिश्रा। इनकी पढ़ाई बायो फील्ड से रही है। अभी प्रेजेंट में ये केंद्रीय विद्यालय उड़ीसा में पीजीटी बायो की टीचर हैं और बीएड में भी ये गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। इनका टेट, यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी ये सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हैं। फिर है हमारे साथ कृति वाशने, जो कि एक लॉयर हैं और जो सहारा ग्रुप ऑफ इंडिया में एज अ लॉयर वर्क करती हैं। श्रीजाम्या सभी जानते हैं, वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड सारी क्वेरीज क्लियर करेंगी और मैं यानी कि भाव्या, मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड सारी क्वेरीज क्लियर करूँगी। यूजीसी नेट गेट इन एग्ज़ाम्स में क्या प्रिपरेशन चाहिए होती है, कैसे क्लियर करते हैं, इन सब से रिलेटेड क्वेरीज मेरी साइड से क्लियर होंगी। तो श्रीजाम्या, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं मंशा से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको इसी करियर में जाना है, आपको बैंकर बनना है या बैंकिंग की तैयारी करनी है? Hi, hello everyone. So, choosing banking as a career came when I chose commerce. Commerce, we have limited options to choose from. It's not necessary कि आप banker हो तो you need a commerce background for that. So it's a myth that only a commerce student can take banking. तो मेरा बहुत पहले से ऐसा क्लियर था कि मुझे I chose commerce because मुझे पहले CA करना था. I was fascinated towards being a CA. As later on in life, मैंने IPCC जब क्वालिफाई किया तब मुझे रियलाइज हुआ that this is not meant for me. मैं कॉर्पोरेट में CA नहीं कर सकती. Then in the second place it was like I chose banking because मुझे सर्विस सेक्टर में जाना था. नहीं चूज किया उसके बाद. लाइक मुझे उसके बाद अपना बेस्ट ऑप्शन ये दिखा कि या अगर मुझे सर्विस सेक्टर भी करना है, प्लस आई वांट अ जॉब स्टेबिलिटी ऑल्सो, प्लस मतलब आप कह सकते हो कि मेरी फाइनेंस की नॉलेज भी उसको यूज हो सकती है. देन इट वाज द बेस्ट करियर फॉर मी कि हाँ मुझे आई चूज बैंकिंग एज एन ऑप्शन. ओके. दिव्या, आप कैसे डिसाइड किया कि आपको इसी फील्ड में जाना है? क्या क्राइटेरिया थे जो आपने डिसाइड किया कि हाँ साइड में जाना है? और वो ऑप्शंस ले, जैसे हम टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या होती है, जिस उस हिसाब से अगर हम कोई चीज चूज करें तो उस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने किस बेसिस पे करियर चूज किया? दिव्या म्यूट पे हो. चल म्यूट. अभी ठीक है ना? क्लास 12 टाइम ना हमारी क्लास में सबका इसको बोलो डॉक्टर बनना है. तो था मेरे से, बट जब मैं पढ़ती थी तो अशोक सर ने मुझे गाइड किया. तो इंटरेस्ट नहीं है मेडिकल फील्ड में और सिर्फ इसलिए जा रही हो क्योंकि भीड़ जा रही है उस तरफ, तो तुम गलत हो नहीं अपने कैरियर के साथ. तो मेरा यही थे. मेरे क्लास में मेरे फ्रेंड्स भी थे जो कि मेडिकल लाइन में जा रहे थे. मुझे भी बोल रहे थे कि नहीं एक बार करो, ट्राई करो, तुम नीट करोगी, तुम्हारा बायो अच्छा है तो करो. बट सर ने मुझे गाइड किया कि नहीं, इंटरेस्ट नहीं है अगर तुम्हारा तो बिल्कुल मत ज्वाइन करो, इसलिए कि तुम्हारे फ्रेंड्स ज्वाइन कर रहे हैं.
वो गलत है। उन्होंने मुझे बोला और भी स्कोप है, बायोटेक्नोलॉजी है, अगर तुम उसमें जाना चाहो, या फिर बीएससी से, जैसे सर ने बीएससी से ग्रेजुएशन किया तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम एक बार ट्राई करो अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है। फिर मुझे टीचिंग प्रोफेशन का इंटरेस्ट हमेशा से था, मुझे पढ़ना अच्छा लगता था प्लस पढ़ाना, क्योंकि मेरा छोटा भाई था तो मुझे उसको पढ़ाना अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, ये चीज ऐसी है कि मुझे पढ़ने को भी मिलेगा प्लस पढ़ाने को भी मिलेगा। फिर मैंने बीएससी स्टार्ट किया और वहीं से मैंने सोच रखा था कि जस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड करना है और बीएड के बाद अपने टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। वो भी मैंने अपने घर पे रह के, अपने होम टाउन में ही रह के कंप्लीट करी और उसके बाद आज यहाँ पोस्टिंग हो गई उड़ीसा में। यही था मेरी, आप वही चूज करो जो आप चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है। जस्ट इसलिए कि आपके फ्रेंड उस फील्ड में जा रहे हैं, पूरी भीड़ उस फील्ड में जा रही है, तो चूज मत करो। बिल्कुल, क्योंकि आगे जाकर आप पछताएंगे। पछताओगे, वो फ्रेंड साथ नहीं देंगे, भूल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आपका क्या सोचना है इस पर? आपने कैसे डिसाइड लेकर? ओके सो मैं हूँ तो कॉमर्स फील्ड से, 11th-12th में मैंने कॉमर्स थी। अब क्योंकि लॉ में कोई ऐसा फील्ड हो, ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं होता जो हम 11th-12th में ऑप्ट करें, कुछ भी पढ़ के आप लॉ कर सकते हो। तो मैं, ये तो क्लियर था बहुत पहले से ही, आफ्टर 10th ऑब्वियसली क्लियर था, साइंस में तो नहीं रहना है, कुछ भी हो जाए, ना तो डॉक्टर बनना है ना इंजीनियर बनना है। जैसे दिव्या भीड़ वाली साइड, वो एकदम बहुत पहले से क्लियर था कि ये दो चीजें नहीं करनी है। ठीक, अब आता है कि चलो फील्ड, तो आर्ट्स ना लेके मन था मेरा, बट क्या होता है ह्यूमैनिटीज बहुत सारे स्कूल्स में ऑप्शन नहीं होता है ना। जैसे हमारे नियर बाय वाले स्कूल्स जो होते हैं हम लोग जनरली वहीं जाते हैं। मैं लखीमपुर से लखनऊ शिफ्ट हो गई थी, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस बहुत ज्यादा है सब जगह। तो जो नियरेस्ट स्कूल था, बेस्ट स्कूल था हमारे घर से, कॉमर्स और साइंस का ही ऑप्शन था। सो आई ऑप्टेड कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट एंड दैट टू विद फिजिकल एजुकेशन। उसमें भी मैंने ज्यादा दिमाग लगाए बिना ना तो मैंने साइंस लिया ना मैंने मैथ्स ऑप्ट किया था उसके साथ, चुपचाप फिजिकल एजुकेशन कॉमर्स से मैंने अपना 11th-12th कंप्लीट किया। में 11th-12th में ही के थ्रू और काफी सारी चीजों के थ्रू और थोड़ा सा नॉलेज गेन हुई, तो पता चला कि हाँ फील्ड है अच्छा, और जो मुझे थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी से थोड़ा सा मेल खाता हुआ ऐसा लग रहा था लॉ वाला फील्ड। क्योंकि कॉमर्स में हमेशा है, ठीक है बीकॉम कर लो आप सीए कर लो, ठीक, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने का मूड था नहीं, ठीक, तो सीए तो उस वजह से भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बीकॉम करके इधर बैंकिंग लाइन, ओके, या फिर आप फिर आगे वो करो, तो मुझे एलएलबी करना थोड़ा फैसिनेटिंग ज्यादा लगा, है ना, कि डिफरेंट फील्ड है। प्रोफेशनल को बड़ी बात है, 2 ही 3 प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, या तो आप लॉयर बन जाओ, ठीक है, या टीचर बन जाओ। तो ये प्रोफेशंस ऐसे होते हैं, थोड़े से रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस होते हैं सोसाइटी में, और अच्छे आप अपने दम पे कुछ कर सकते हो इसमें, है ना। इट्स नॉट लाइक कि आपको जॉब ही करनी है, आप नहीं भी कर रहे हो जॉब तो आप खुद से कर, ये होता है। सीए हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, टीचर्स हो गया, है ना। तो ये एक रीजन था एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करने का। तो बस इस वजह से फिर बीएलएलबी में एडमिशन लिया, उसके बाद फिर वही उसी राह पे चल दिए, मास्टर्स कर लिया, फिर उसी में प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर जॉब भी कर लिया, एंड लाइफ इज गोइंग ऑन। सही बात है। पापा ख्याल है आप किस तरीके से डिसाइड की कि आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है? मेरा तो जैसे एक प्रायोरिटी हमें पता चली कि भीड़ में मत जाए, जो आपकी झर जाए, और दूसरी चीज ये कि मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज आप चूज कर सकते हैं, और ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है आप सच में क्या चाहते हैं। नहीं ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है वो भी ठीक, हाँ फ्रेंड्स के कहने पे मत जाए, फ्रेंड्स के कहने, बिल्कुल फ्रेंड्स के कहने पे मत जाए। फ्रेंड्स अपनी जगह पर है, आप सबकी लाइफ अलग अलग होती है, एंड आई होप मैंने तुमसे कभी कहा ना हो कि तुम्हें मेडिकल करना है। मैंने भी मुझे करने में फोर्स किया, जबकि वो मेडिकल लाइन में जाना चाहती थी एक टाइम पे। हाँ, ओके ओके। भाव्या, व्हाट अबाउट?
मेरा तो बहुत एक्सपेरिमेंट वाला है, मैं सारे सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर मेरी करें, friend है मैं छन्नी से छान के देखे अच्छा इसमें इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि बिना सब्जेक्ट पढ़े कैसे पता चलेगा कहाँ पर इंटरेस्ट है। स्टिल म्यूट पे हो। ओह शिट, हमने तो सारे सब्जेक्ट ऐसे छान के देखे हैं कि किस में इंटरेस्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट बिना पढ़े कैसे पता चल सकता है कि इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। तो बायो पढ़ी, मैथ्स पढ़ी, फिर अब ये एंड गोल पता था कि पीएचडी करनी है, तो फिर अब ऐसे रूट निकाला कि वहाँ तक पहुँचना कैसे है। तो मेन ये था कि मास्टर्स उस सब्जेक्ट में होना चाहिए जिसमें इंटरेस्ट है, तो मेरा ग्रेजुएशन तक तो बायो रहा है पूरा। फिर यहाँ पर मतलब साइकोलॉजी का कोई नामो निशान है नहीं दूर दूर तक लखीमपुर में, तो फिर एक्सप्लोर करा, थोड़ा पता करा, फिर एंथ्रोपोलॉजी, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स मिले, उनको रीड करा। ह्यूमन बिहेवियर में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मेरा भी यही था कि जिधर इंटरेस्ट है उधर ही जाना है। और फिर मतलब ऐसे रूट निकाला, फिर पता चला, एडमिशन लिया, और फिर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन वगैरह करी बहुत, क्योंकि ज़ीरो से सब्जेक्ट स्टार्ट करना था पूरा। और उसके लिए भी ऐसे मतलब पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ होती हैं। बहुत सारे लोग 6-6 साल एग्ज़ाम्स देते रहते हैं, उनके क्लियर ही नहीं होते, तो एक राइट स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो उसके लिए भी ऐसे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है, तो ये सब ऐसे यहाँ पे बताने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि उनको गाइडेंस ही नहीं मिलती है, तो इसीलिए मतलब ऐसे हमारे एनजीओ का भी एक मोटिव है कि कोई गाइडेंस की वजह से मतलब किसी को ऐसा ना रहे कि उसका पाथ भटक जाए, या फिर ऐसा नहीं जो हमें नहीं मिला वो कम से कम हम दूसरों को तो दे सकें एटलीस्ट। तो अब ये भी साइकोलॉजी का ही पार्ट है, तो ये सारी चीज़ें मेरे इंटरेस्ट फील्ड की थी, और अब मेरा करियर भी इसी लाइन में ही जा रहा है। नाउ डाइवर्टिंग द सेम क्वेश्चन ऑन यू। ओके, मैं यार बचपन से क्लियर थी। करते जाना मैं बायो वाली थी, बहुत पढ़ती थी। या सो आई वाज ऑल इनटू बायो, और मुझे कोई गिल्ट नहीं है कि मैं और बाद में एक्चुअली अभी रिसेंटली मैं कह सकती हूँ, मुझे महसूस हुआ कि मुझे टीचिंग करने का बड़ा शौक चढ़ा कि लाइक यार मुझे पढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि जब चीजें समझ में आप दूसरे को भी बताओ, तो दोस्तों को समझाते समझाते हुआ कि यार चलो पढ़ाना शुरू करते हैं, और यार वो चीज फिर मुझे और हैक्स मिलना शुरू हुआ, फिर इधर भी आ गया। और दूसरा कि सिंस हम अपने एनजीओ में वैसे भी मेंटरिंग करते रहते हैं, तो फिर वहां से और ज्यादा आया, तो फिर आई स्टार्टेड इन ऑल्सो। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे कभी इस चीज का वो हुआ हो, कंफ्यूजन हुआ हो कभी कि मतलब किधर मैं बड़ा क्लियर थी बचपन से ही, मतलब ज्यादा मैं थी। तो और फिर वैसे मैं परस्यू भी कर रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा रूट है भाई डॉक्टरी का। मतलब नीट करो, नीट हो तो हो, नहीं तो एमबीबीएस कहीं और से भी कर सकते हो, जिसके पास जितना पैसा हो उस हिसाब से मैनेज कर लो, एमबीबीएस करो, बाहर जाकर। अब तो और भी ऑप्शंस आ गए हैं, एक्चुअली हमारे टाइम में ऑप्शंस नहीं थे। बायो मतलब एमबीबीएस या फिर आप बीएससी करो। आज के टाइम में सीयूईटी का एग्जाम, एंड इट्स ये अमेजिंग, जब मैं उसको अपने सिस्टर के लिए फॉर्म भरना शुरू की, आई रियलाइज्ड कितने कोर्सेज आज, और जरूरी नहीं है कि आपको एमबीबीएस ही करना है। ऑप्थेल्मोलॉजी में जा सकते हो, आप रेडियोलॉजी के टेक्नीशियन बन सकते हो, आप डेंटिस्ट्री कर सकते हो। कोविड के बाद से आपने नोटिस किया होगा आयुर्वेद इज लाइक बूस्टिंग, कर सकते हो। उसके बाद साइकोलॉजी इज वन ऑप्शन। ऑनर्स के कोर्सेज आ चुके हैं अब इसमें, लाइक साइकोलॉजी ऑनर्स, इवन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन ऑनर्स, जो कि आजकल बहुत रिक्वायरमेंट आ गई अपनी एक लेवल पर, क्योंकि लोग बिना किसी गाइडेंस के जिम जाते हैं, और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा उनकी हेल्थ खराब होती है। ऑल ऑफ सडन डेथ जो होने लगे हैं यंगस्टर्स में, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न हो रहा है, लोग इस बात को समझते नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स अब बन रहे हैं जहाँ पर डाइटिशियन न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके अब तो कई कोर्स आ गए, हमारे टाइम पे नहीं था। तो अब तो से भी काउंसिल करती हूँ कि जरूरी नहीं है कि यू जस्ट हैव टू गो टू बी अ डॉक्टर, कोई बात नहीं है भाई, डॉक्टर के अलावा भी बहुत ऑप्शंस हैं। वो मेरा तो ऐसा रहा। ओके, सो मंशा, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू कि बैंकिंग के लिए कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं और उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? क्योंकि हम होता क्या है कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये एग्जाम देना है, बट हमें उसको पैटर्न ही नहीं पता होता, और फिर हम बार बार बहुत ज्यादा डिप्रेस होने लगते हैं कि यार हो ही नहीं।
एक्चुअली बैंकिंग में मेन टाइप्स के एग्जाम्स होते हैं. एक ऑब्जेक्टिव होगा आपका और एक प्री एंड मेंस करके एग्जाम्स होते हैं. मेरे हिसाब से बैंकिंग का एग्जाम काफी इजी है. फॉर द इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द रीजन, इस वजह से मैं ऐसा बोल रही हूँ. इट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ द रीजन फॉर फोकस्ड एग्जाम. मतलब 2 to 3 सिंपल थिंग्स टू क्रैक दैट एग्जाम. फर्स्ट, स्पीड. मतलब बहुत सेट सा है कि आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके का एग्जाम होगा प्री में. इन द मेन इसमें ऐसा नहीं है कि आपका एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा दूसरा नहीं होगा. आपको फोकस पड़ेगा, बट इतना भी फोकस नहीं करना है कि डू अ PhD काइंड ऑफ अ थिंग इन दैट. मतलब इट इज अ बेसिक लेवल एग्जाम, बट इट रिक्वायर्स what I actually felt in this. So you need to be smart enough कि आपका स्पीड बहुत अच्छा हो. You need to be clever enough कि आपको कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा नहीं करना है. Unlike other exams जिसमें आपको बहुत thorough knowledge चाहिए. It doesn't require that much thorough knowledge, but it requires knowledge that will make you smart enough to crack the exam. So it requires math, English, reasoning and GK. Same goes in pre, same goes in mains, and then आपका एक इंटरव्यू एग्जाम होता है. इंटरव्यू इज बेसिक. वो आपका जिस भी फील्ड, बहुत सारे बीटेक स्टूडेंट्स भी आते हैं तो दे मेनली आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट. मेरा मास्टर्स था, उन्होंने मेरे से वैसे क्वेश्चंस पूछे. बाकी नॉर्मल पर्सनालिटी टेस्ट एंड साइकोमेट्रिक वो सब होता है. तो बेसिकली फोकस इज ऑन प्रैक्टिस, स्पीड. नेगेटिव मार्किंग होती है एग्जाम में. नेगेटिव मार्किंग इज देयर. नेगेटिव, दैट्स व्हाई आई सेड हाँ नेगेटिव मार्किंग होती है. इसीलिए ये फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है और कौन सा करना है. एंड देयर इज अ टाइमर फॉर एवरी सब्जेक्ट. तो इट इज लाइक दिस. ये अभी न्यू डेवलप हुआ है. मतलब जब मैंने दिया था तब ये स्टार्ट हुआ था. इट स्टार्टेड फ्रॉम 2019 आई गेस या 2017 कि फॉर एवरी सेक्शनल देयर इज अ टाइमिंग. फॉर एवरी सेक्शनल आपको 20 मिनट्स फॉर 30 क्वेश्चन ही मिलेंगे. तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ, जैसे पहले क्या होता था कि पीपल यूज टू फोकस मोर ऑन मैथ एंड अगर उनका इंग्लिश वीक है तो वो इंग्लिश पढ़ते ही नहीं थे. बट नाउ इट इज लाइक अ कंपल्सरी सेक्शनल कट ऑफ इज ऑल्सो देयर, इज ऑल्सो देयर एंड क्वेश्चन तो फिर आप ही है. So it basically matters कि how you manage time in that 20 minutes में आप 30 questions कैसे manage करें. ओके. और प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम लगता है? जैसे अगर आपका एग्जाम मान लो जुलाई या जब भी जो भी डेट आता हो तो उससे डेडिकेटेड पीरियड क्या होता है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए? Dedicated period I would say 6-7 months. मतलब it's like unless and until you have a knowledge of your subject, then you require 6 months to do that practice. Because it is basically 11th-12th का ही पूछेंगे वो, 10th की ही. Till 10th there is math like SI, CI जो हमने ये सब 10th में पढ़ा था है वही, but how you requires 6-7 months to practice thing. हमें पता है कि there is a certain formula of SI, PRT upon 100. But how to add this PRT upon 100 in exam requires a practice of at least 6 months, what I felt. And बाकी it is challenging for the sake कि वहाँ जाके आपका स्पीड और टाइम का कोऑर्डिनेशन नहीं है, प्रैक्टिस का कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वो एग्जाम आपका निकले, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट हाँ is a time period of 6 months to 9 months लग जाते हैं पूरा सिलेबस गो थ्रू होने में. प्लस रीजनिंग इज अ न्यू सब्जेक्ट. रीजनिंग हमने पढ़ी नहीं कभी पहले, तो वो रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ने में भी इतना टाइम लगता है. ओके. दिव्या, हाउ वाज योर एग्जाम एंड क्या क्या एग्जाम पैटर्न्स हमें गो थ्रू होना होता है? पहले तो सामने आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए. सारे एस्पिरेंट्स लिखा है
वो सिलेबस नहीं रीड करते हैं, बस एग्जाम नोटिफिकेशन आया स्टार्ट कर दिया, कुछ भी जीएस सब्जेक्ट उठा लिया, रीजनिंग कर दी, वो होते ही नहीं, तो वहां पे वो लैग करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस डाउनलोड करना चाहिए, उसका प्रिंट आउट निकालो, उससे गो थ्रू कम से कम 2 से 3 बार, क्या टॉपिक्स दे रहे हैं, क्या कंटेंट है, क्या हेडिंग्स है, क्या सब हेडिंग्स है। जब तक आप वो नहीं जानोगे आप क्या प्रिपेयर करोगे, कुछ भी कहीं से नहीं प्रिपेयर करना है, ये चीज था। सेकेंडली ये नहीं कि आप वेट करो कि अच्छा ठीक है 1 साल बाद एग्जाम आएगा हम तब प्रिपेयर करेंगे। आप जीएस स्टार्ट कर सकते हो, आप रीजनिंग स्टार्ट कर सकते हो। आजकल तो इतने यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म है कि आप वहां से भी 1 घंटा करोगे तो हो जाएगा, वो ट्रिक्स बताते हैं, उससे बहुत हेल्प होता है। दूसरा, आजकल लोग ना ट्यूशन कोचिंग से बहुत वो ट्रेंड में है, हम कोचिंग जाएंगे, ट्रेंड, और हम वहीं वो एकदम पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा डर बना दिया है लोगों में कि अगर आपने कोचिंग ज्वाइन की एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। घर पे बैठ के कुछ भी नहीं, बैठ के कोई एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने घर पे बैठ के पूरा प्रिपरेशन की है केवी की, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। ना मैंने इंटरव्यू के लिए कोई कोचिंग लिया, ना मैंने रिटन एग्जाम के लिए कोई कोचिंग लिया। आप उसके लिए कभी वेट मत करो कि कब एग्जाम आएगा, हम जब एग्जाम आएगा सिर्फ तभी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। आप प्रीवियस ईयर का डाउनलोड करो सिलेबस, उससे गो थ्रू हो जाओ और अपना कंटेंट प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, ये चीज है। दूसरा, पैटर्न आप देखो, प्रीवियस ईयर निकालो, देखो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है और वो पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करो। चेंज होगा भी तो इक्का दुक्का चेंज होगा, बाकी तो वो पूरा पैटर्न, वो आपका सब्जेक्ट नहीं चेंज कर देंगे, वो जीएस करंट बस चेंज करेंगे, बाकी तो हिस्ट्री सेम रहेगी, हिस्ट्री तो नहीं चेंज होने वाला। तो वो आप चीज करो। यही है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालो। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत लगाया है, पैटर्न फॉलो किया, उसका किस किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छा मेरे क्या टॉपिक दिया है, क्या हेडिंग्स दिया है, उसको पूरा से पढ़ो। प्लस एनसीईआरटी, टीचिंग एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जो बेसिक नीड है वो है एनसीईआरटी। 11th 12th आई थिंक सारे एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी ही इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी ही बेस है, और आप उससे आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो अगर आपको पता है एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है। या और यूट्यूब में भी काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो वो आपको एनसीईआरटी हाइलाइट्स देते हैं, आप वो भी देख सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसको रीड करने में, आप एक एक पेज करके भी करोगे तो बहुत है, सेल्फ सफिशिएंट है आपका एनसीईआरटी। एग्जाम्स कौन कौन से थे? लाइक अगर किसी को केवी का टीचर बनना है, केंद्रीय विद्यालय का टीचर बनना है, तो उसके लिए क्या पाथवे है, किस तरीके से एग्जाम्स देना है या क्या है? ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। ग्रेजुएशन में भी ये मैटर करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मेरा सब्जेक्ट था बॉटनी और zoology, बायो की, बट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपके कुछ स्टूडेंट्स चेंज कर लेते हैं, वो करते हैं बॉटनी प्लस केमिस्ट्री या zoology प्लस केमिस्ट्री, zoology प्लस फिजिक्स, इस तरीके से, तो वो भी बहुत मैटर करता है। जो बायोलॉजी के लिए जाते हैं उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रेफरेंस है बॉटनी प्लस zoology। आप तभी इस केवी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पीछे रह गए क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा। तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप नॉलेज होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। कुछ नहीं ले सकते, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, ये चीज है। दूसरा, मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया, बीएड स्टार्ट किया, और बीएड के जैसे स्टार्ट किया तो ये था बीएड के साथ साथ मुझे अपना टेट एग्जाम, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना है। प्लस केवी के लिए आपको देना होता है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, दोनों अलग होते हैं। यूपी टेट स्टेट के लिए था, सी टेट सेंट्रल लेवल के लिए था। उसको मैंने प्रिपेयर किया, भी मैंने खुद से प्रिपेयर किया। यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म थे, वहाँ पे पूरा आपका कंटेंट दिया था, मैंने डाउनलोड किया, पीडीएफ्स डाउनलोड करी, कुछ रेफरेंस बुक्स ऑर्डर करी ऑनलाइन, और उसके बाद पूरा प्रैक्टिस किया। एक साल बाद मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, ये चीज था। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट, आपको सिर्फ ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए। अगर इंटर क्लास के लिए जाना चाहते हो तो आपको पीजी होना कंपल्सरी है, पीजी प्लस बीएड ये होना कंपल्सरी। और उसके बाद स्टेट लेवल के लिए यूपी टेट, सेंट्रल लेवल के लिए सी टेट, ये होना चाहिए। उसी के टाइम ये मत वेट करो कि कब हम 2 साल बीएड कंप्लीट कर लेंगे या डीएलएड कंप्लीट कर लेंगे तभी हम अप्लाई करेंगे। आप अप्लाई करो, स्टार्ट करो तुरंत ही पढ़ना, क्योंकि बीएड में बहुत टाइम होता है। बीएड में कुछ ऐसा नहीं कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बीएड आप आसानी से कर लोगे। मेनली उसमें आपको टीचिंग प्रैक्टिस दी जाती है, प्लस जितना टाइम बच रहा है आप सेल्फ स्टडी करो।
सेल्फ स्टडी करोगे, आपका टेट भी निकलेगा, आपका सीटेट भी क्लियर होगा। ओके, और उसके बाद फिर अगर जब आपका एग्जाम क्लियर हो गया देन क्या आप अप्लाई कर सकते हो कहीं भी? हाँ, अप्लाई जैसे ही फॉर्म आए, क्योंकि अलग अलग स्टेट लेवल पे भी फॉर्म आते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी फॉर्म्स आते हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर विद इन 6 मंथ्स आपका एग्जाम हो जाता है। ओके, और फिर जैसे तुमने अप्लाई किया केंद्रीय विद्यालय, तो फिर उसके लिए फिर इंटरव्यू और क्या सिस्टम के लिए? रिटन एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू एक बार आपने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया, फिर बहुत सारे एस्पिरेंट हैं कि वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सारी बुक्स पढ़ रहे हैं, मास्टर्स लेवल की, पीएचडी लेवल की बुक्स पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं। इंटरव्यू में वो कभी भी ये नहीं देखते कि आप कितना नॉलेज है, वो चेक कर चुके हैं रिटन टेस्ट से। आप देखने वाले हैं वो आपकी पर्सनालिटी, तो वहां पे आपका पर्सनालिटी कि आपका नॉलेज कितना है, नॉलेज ऑलरेडी चेक करके ही आप यहाँ पहुंचे। तो वो एक चीज है जिसके लिए लोग फिर से वही दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में कोचिंग, मैंने अपने टाइम पे भी देखा था, सब दिल्ली भाग रहे थे कोचिंग के लिए। वहां पे उनको बताया जाता था, अच्छा इतना सारा 1 लाख रुपए ले रहा, 50,000 रुपए ले रहा एक क्लास का, तो वो दे नहीं जाता डेमो टीचिंग देने के लिए। आप डेमो टीचिंग के लिए अपने फ्रेंड्स को देख सकते हो, आप किसी स्कूल में अप्लाई कर सकते हो, पेरेंट्स के सामने देख सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे आप में क्या कमी है, कैसा कॉन्फिडेंस लेवल है। तो वहां पे भी कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है। यही मेन चीज है, आपको इतना ये कोचिंग वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन आप अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करो, मिरर के सामने खड़े होकर बात करो, उससे आपका काफी डेवलपमेंट हो। यही कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी ये क्रैक करने में एग्जाम, और अपनी बाहर वगैरह इतना पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल, और ये सारी चीजें हमारे स्कूल में सिखाई जाती है, जैसे कि हमारा ये स्पीच कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए होता है। तो मुझे बचपन से याद है, लाइक मेरी मॉम बस एक चीज थी कि लाइक शीशे के सामने जाके बात करो, और उसके बाद शी यूज्ड टू चेक माय एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग कि ओके यहाँ पर ये नहीं, ये नहीं। सो वही चीज अब हम कर रहे हैं, लाइक इवन फॉर द जॉब सेम थिंग, तो वही चीजें करनी है, राइट? सो ट्रू। ओके कृति, व्हाट अबाउट एग्जाम्स का क्या पैटर्न है, स्पेशली क्योंकि लॉ करने जैसे आपने बताया कि कोई सब्जेक्ट से स्पेसिफिक नहीं होता है, कंफ्यूजन आ सकता है बच्चों में कि अगर स्पेसिफिक नहीं है तो मैं कैसे चेक करूं कि मैं लॉ के लिए, लॉ के एग्जाम एप्लीकेबल हूं या नहीं हूं, या कैसे एप्लीकेबल सब है। लॉ के एग्जाम के लिए सब लोग एप्लीकेबल है, कोई भी लॉ कर सकता है। अभी में से भी कोई भी जाके लॉ कर सकता है। एक बहुत चीज बोलते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं वो लॉ करते हैं, ठीक है। बट ठीक है, ये तो एक मजाक वाली बात है, मैंने किया वो, पता है बहुत पढ़ाई ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एग्जाम का कुछ नहीं है, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छी खासी पढ़ाई है, इनफैक्ट हर समय पढ़ना है। ये चीज क्लियर रखना बहुत जरूरी है कि 3 प्रोफेशन में फिर से बोल रही हूँ, डॉक्टर, टीचर और लॉयर में जिंदगी भर पढ़ाई करनी है, आप कभी भी रुक नहीं सकते पढ़ने से, ठीक है। तो अब एग्जाम का आप पूछ रहे हो, एग्जाम का एप्लीकेबिलिटी हर कोई दे सकता है। अब 2 चीज है, ठीक है, LLB होता है, ठीक है। 1 इज इंटीग्रेटेड LLB कोर्स, सेकंड इज नॉर्मल रेगुलर LLB कोर्स। अब इंटीग्रेटेड होता है, LLB हो गया, BCom प्लस LLB हो गया, BBA प्लस LLB हो गया, SC प्लस LLB हो गया। कुछ कॉलेजेस मतलब मोस्टली जो ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज होते हैं उसके साथ LLB को जोड़ के इंटीग्रेटेड 5 इयर्स का LLB बनाते हैं। ये होता है, ठीक। एक होता है LLB जो 3 साल का होता है, वो होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। जिसने BA कर लिया है, BCom कर लिया, तो वो लोग जाके फिर LLB कर सकते हैं 3 साल का। अभी मुझे लगता है कि इट इज मोर, दिस कन्वर्सेशन इज ड्रिवन टुवर्ड्स दी स्टूडेंट्स हु आर कमिंग आउट ऑफ स्कूल, ठीक है। तो उनके लिए इंटीग्रेटेड LLB, अगर पहले तो ये क्लियर करना जरूरी है कि तुमको यही पर्टिकुलर कोर्स करना है, यही तुम्हें अपना करियर पाथ बनाना है कि नहीं, ठीक। ये सब ज्यादा जानना जरूरी है। और लॉ में मुझे गाइड करने वाले बहुत कम लोग थे, मेरे घर में कोई लॉयर नहीं है, ना ही मेरे फ्रेंड सर्किल में मुझे लगता है मैं अकेली हूँ। स्कूल से भी, सॉरी, स्कूल लखीमपुर से भी, फिर लखनऊ से भी, दोनों जगह मेरे साथ में जो लोग थे उनमें से बहुत कम लोगों ने, मतलब मुझे लगता है 2 या 3 लोगों ने साथ में इस प्रोफेशन को चुना है। तो जानना बहुत जरूरी है कि आगे चल के आपको करना क्या है,
ठीक, बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स एडवोकेट्स होंगे, उनको पता है अच्छे से कि कैसे क्या होता है, वकालत क्या होती है, लिटिगेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये क्लियर कर लो कि हाँ मुझे यही प्रोफेशन करना है, मुझे आगे जाके मेहनत करनी है, ये दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि इफ यू आर चूजिंग लिटिगेशन एज योर प्रोफेशन, ये बहुत है, वो देखते रहते हैं, वो बहुत सारी सीरीज में भी देख रहे हैं कि वकील मतलब ऐसे ही से वो डाल के कोर्ट के बाहर बैठ जाते हैं, तो वो सच है, वो बैठना वो खुद को एस्टेब्लिश करना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की, ठीक है। आपको एकदम नीचे से उठना पड़ेगा, ऊपर दौड़ना पड़ेगा, धूप में उठना पड़ेगा। तो ये दिमाग में बैठा लो अगर लॉ करना है कि मेहनत करनी है। अब एग्जाम्स पे आ जाओ, ठीक, घुसना कैसे इस प्रोफेशन में। तो क्लैट होता है एग्जाम, ठीक है, कॉमन लॉ एंट्रेंस एग्जाम, एडमिशन एग्जाम सॉरी। उससे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, आई थिंक अराउंड 17-18 है, अभी एग्जैक्टली मुझे नंबर नहीं पता, कितनी हो गई हैं, और भी बन गई हैं बहुत सारी। तो जस्ट लाइक IITs होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, ऐसे ही लॉ वाले बच्चों के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो ये सारी उसमें जाने के लिए आपको क्लैट पड़ता है, ठीक है। क्लैट का एग्जाम जो होता है एंड कॉमन ये जो NLUs होती है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, इसमें 5 ईयर कोर्सेज ही होते हैं। या तो LLM करना है, LLM दैट इज मास्टर्स कोर्स, या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स 5 ईयर्स का जो होता है, उसमें 3 ईयर वाला कोर्स नहीं होता है, ठीक। अब क्लैट का जो एग्जाम है उसके लिए पढ़ाई एकदम डिफरेंट है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं आप देखोगे जो आपने क्लास 11-12 में पढ़ा होगा। देयर इज नो साइंस, मैथ्स होती है, कॉमन मैथ्स होती है, और जैसे बैंक एग्जाम में आती है, जैसे नॉर्मल सारे एग्जाम्स में सिंपल मैथ्स जो होती है क्लास की, सिर्फ वही होती है, इट्स ऑल अबाउट द पैथ, ठीक। इसके अलावा रीजनिंग आती है, और क्लैट का एग्जाम टफ एग्जाम है। अगर आप सारे एग्जाम्स देखो इंडिया में जितने हैं, उनमें से वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इज क्लैट। तो मैथ्स, कॉमन मैथ्स, इसके बाद रीजनिंग होती है जो कि अच्छे खासे लेवल की आती है, ठीक। एक होती है लॉजिकल रीजनिंग, एक होती है क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक, लॉजिकल एंड लीगल रीजनिंग। इसमें थोड़ा सा आपको बेसिक वाला पढ़ना पड़ेगा, और बेसिक लॉ हम लोग ने सोशल में भी पढ़ी हुई है, काफी सारी चीजें सिविक्स में हम लोग पढ़ते थे ना, थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट पढ़ा हुआ, आर्टिकल 14 वगैरह, तो कुछ बेसिक चीजें हमने पहले से भी पढ़ी होती है। और फिर हम थोड़ा सा एग्जाम क्रैक करने के लिए कॉमन लॉ, वो कॉमन सेंस अगर थोड़ा सा पढ़ लिया तो आप सॉल्व कर ले जाओगे। वो थोड़े से प्रिंसिपल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं कि आपको एक सिचुएशन दे दी, ठीक है, उस सिचुएशन से फिर नीचे से जैसे क्वेश्चन दे दिया है, मानो आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके का क्राइम है, ठीक, एक सिचुएशन दे दी है, उसमें नीचे 3-4 क्राइम लिख दिए, अब आपको आइडेंटिफाई है। तो देयर आर सेट रूल्स, वो थोड़ा सा पढ़ाई करके ठीक। इसके बाद आती है अच्छी वाली जीके, नॉट अ सिंपल जीके, बहुत ही के आती है। जब मैंने प्रिपरेशन करी थी क्लैट की, तो सबसे ज्यादा जो मुझे टफ लगा था वो एक था क्रिटिकल रीजनिंग, दूसरा थी जीके, ठीक। क्रिटिकल रीजनिंग भी बहुत टफ चीज होती है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आता जाएगा। जीके में, और जीके एक ऐसी चीज है जिसको पहले से पढ़ा जा सकता है, ठीक। जीके इंक्लूड्स करंट अफेयर्स, जीके इंक्लूड द रीसेंट हिस्ट्री, बहुत ज्यादा पुरानी वाली भी नहीं, जो रीसेंट आपका 3-4 साल में डेवलपमेंट्स हुए हैं वही पूछा जाता है मोस्टली सभी एग्जाम्स में। तो जीके एक ऐसा पार्ट है तो 11-12 के साथ कोई भी स्टूडेंट बहुत आराम से कवर कर सकता है। नॉर्मल डेली न्यूज़पेपर पढ़ के कर सकता है, अच्छे वाले न्यूज चैनल्स देख के कर सकता है। तो यूट्यूब पे इतना कुछ है, आप एक चैनल पकड़ लो अच्छे किसी भी टीचर का, आपका हो जाएगा काम। तो ये हो गया। दूसरा, इंग्लिश आती है, अच्छे लेवल की इंग्लिश भी आती है, बढ़िया हो, उसमें भी प्रैक्टिस करो। वो क्या बात वाला आता है, मतलब एक इंग्लिश का जो नॉर्मल कोर्स होता है वो है। तो ये बेसिक सब्जेक्ट हैं जो क्लैट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको क्रैक करके जैसे नॉर्मल जैसे सारे एग्जाम्स में होता है, आपको आपकी रैंकिंग अलॉट हो जाता है। तो ये तो है जो इंटीग्रेटेड BA LLB या BCom LLB या BBA LLB। अब इसके साथ कौन सा साथ में आपको कंबाइन करना है, के साथ BA करना है, BBA करना है, BCom करना है, वो आपकी जो भी आपकी स्ट्रीम रही हो 11-12 में, आप उससे
जोड़ के, जैसे कॉमर्स वाले मोस्टली बीकॉम एलएलबी कर लेते हैं, आर्ट साइड वाले बीए कर लेते हैं, और बीएलएलबी ज्यादातर कॉलेजेस में है भी, क्योंकि इट्स इजी टू परस्यू बीए कोर्स विद एलएलबी। बीकॉम और बीएस और बीबीएस में बीबीए भी इजी है, बट बीकॉम और बीएससी में थोड़ा सा टफ ज्यादा हो जाता है, तो कॉलेजेस रखते भी कम है और बच्चे ऑप्ट भी बहुत कम करते हैं उसको। ठीक है, अब ये हो गया क्लैट। क्लैट के थ्रू घुस गए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में। अब क्लैट हर किसी से नहीं निकलता, जैसे मुझसे भी नहीं निकला। ठीक है, मेरे नंबर कोई बहुत खा, तो आई चूज डिफरेंट पार्ट। तो मैंने फिर जो और स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी गिव्स यू द ऑप्शन, और लखनऊ यूनिवर्सिटी गिव्स यू द ऑप्शन, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, तो आप कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में जिसमें आप जाना चाहते हो, मैं लखनऊ में थी तो मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी का दिया था, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का दिया था, वनस्थली का दिया था, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में और डायरेक्ट नहीं है, इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं है, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन पहले करना, अभी 3 इयर्स वाला है। ठीक, उस यूनिवर्सिटी का आप सिलेबस निकाल लो, डाउनलोड करो उनकी वेबसाइट से, पढ़ो और दो। जनरल वही होता है, क्लैट में थोड़ा रीजनिंग और ये सब चीजें ज्यादा होती हैं, बाकी कॉलेजेस में ये सब चीजें थोड़ी सी कम होती हैं और इजी होती हैं। वो यूनिवर्सिटी डिफर करता है, वो आपको निकाल के उसका सिलेबस उस हिसाब से फिर पढ़ाई करनी होगी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो। तो ऐसा नहीं है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ही घुसना पड़ेगा, बहुत हर कॉलेज में लॉ होता है। ठीक है, एलएलबी इज अ कॉमन कोर्स, आप कहीं से भी कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस में एग्जाम की भी जरूरत नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो ऐसे ही एडमिशन हो जाता है। कुल मिला के मेन बात यह है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इज लाइक द आईआईटी फॉर द इंजीनियर्स। आपका इंजीनियरिंग किसी प्राइवेट कॉलेज से भी हो सकती है, से बस वही डिफरेंस है। आगे जाके वो डिफरेंस पता चल जाता है, कहीं ना कहीं जो बच्चा एनएलयू से पढ़ा है उसका एक्सपोजर सब्जेक्ट को लेके, और जो उसके साथ के लोग होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो उनको असाइनमेंट्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वो एक नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे से बहुत अलग होते हैं। एक्सपोजर का फर्क है बस। ठीक है, वगैरह यार देखो, वो तो फैमिली टू फैमिली डिफर करता है, वो जिसकी जिस तरह की कंडीशन है वो उसके साथ है, तो उस पे तो किसी भी तरह का कमेंट देना सही नहीं है। तो ये हो गया बीएलएलबी। अब एलएलबी पे अगर आ जाए, 3 इयर्स वाला कोर्स होता है। की बात, तो क्या ऐसा भी है कि नेशनल लॉ कॉलेजेस का अलग है, प्राइवेट ज्यादा ऑफ कोर्स होएगा ही, और जो यूनिवर्सिटीज हैं हाँ उनका अलग है? बहुत ही बुरी बात, बट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की फीस बहुत ज्यादा है। इट्स अराउंड 1.5 लाख पर सेमेस्टर। अगर सब मिला जुला के आप देखो तो वो बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, मेरा पूरी 5 साल की पढ़ाई 2.5 लाख में हो गई, 25,000 फीस थी खाली। ठीक है, तो लॉ और जो रेगुलर था इसलिए मेरी 25 थी, जो सिंपल रेगुलर कोर्स जिन बच्चों ने उनकी तो 3-3.5 है खाली एक सेमेस्टर की फीस। तो बहुत ज्यादा नेशनल कॉलेजेस जो लॉ इंस्टीट्यूट है उनका इतना हाई है, जबकि मेहनत करके बच्चा वहां जा रहा है, वहां मेहनत करके बच्चा जा रहा है। और बुरी बात यह है कि जो अब ऐसा भी होता है ना कि बहुत डिजर्विंग बच्चे होते हैं बट फीस की वजह से नहीं जा पाते हैं, जो है जिनमें एक्चुअली काबिलियत है वो नहीं जा पा रहे। तो ये थोड़ा सा सिस्टम मुझे भी खराब लगता है, काफी खर्चा हो जाता है पूरा आगे वक्त बनते बनते। अभी मैं आप पूछोगे मैं बताऊंगी, बहुत सारे एप्स हैं जहाँ पे पैसे खर्च होते हैं तो ये थोड़ा सा बुरी बात मुझे भी खराब लगती है, बट अब क्या करें, है तो है, यू हैव टू गो विद इट, है ना। सिस्टम है, सिस्टम को चेंज कर पाए जो कर दे चीज है। आप वकील हो, वकील का काम है सिस्टम में चेंजेस। वो होता रहता है पर हो नहीं पाता है, पता नहीं क्यों। तो ये है। तो हाँ, तो 3LB का फिर मैं बता रही थी, दैट इज आफ्टर ग्रेजुएशन। 3LB जो है वो नेशनल यूनिवर्सिटीज नहीं ऑफर करती हैं, वो आपकी नॉर्मल सेंट्रल यूनिवर्सिटी से DU हो गई, DU में होता है, कैंपस लॉ सेंटर है, बहुत अच्छा होता है वहां से। और इसके अलावा बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी होता है। तो इट इज वेरी नॉर्मल, आप कोई भी ग्रेजुएशन करके आओ, BA BCom BSc कुछ भी, आप LLB ऑप्ट कर सकते हो। वो 3 साल का कोर्स होता है एंड थोड़ा सा कम उसमें कोर्स भी होता है। 5 साल में जो पढ़ाया जा रहा है वही 3 साल में पढ़ा दिया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा तो डिफरेंट होता है, कुछ सब्जेक्ट्स कम होते हैं उसमें, 4-5-6 सब्जेक्ट कम होते हैं। हाँ, तो ये है, ये करियर पाथ है, एग्जाम्स का भी यही है। ओके। दिव्या, मेरा एक क्वेश्चन तुमसे ये है कि तुमने
विद्यालय के लिए ऑप्ट किया, बट आजकल बहुत लोग हैं जो मतलब बीएड और फिर उसके बाद टीटी टेट का एग्जाम देने के बाद वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में उनका हो जाए, तो उसके लिए क्या कोई डिफरेंट पाथवे है या फिर कैसे वो लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? अगर आप प्राइमरी के लिए करना चाहते हैं, प्राइमरी के लिए गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको डीएलएड करना चाहिए, डीएलएड का है। और अगर आप सेकेंडरी लेवल के लिए जाना चाहते हैं या हायर सेकेंडरी के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको बीएड करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन के बाद बीएड। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्लस डीएलएड या ग्रेजुएशन प्लस बीएड। ये अगर आप हायर सेकेंडरी के लिए कर रहे हैं तो आपको पीजी होना जरूरी है, प्लस उसी के साथ साथ आप अपना टेट क्या है आपका गवर्नमेंट स्टेट लेवल के लिए है, हर स्टेट का अपना अलग होता है। जैसे उड़ीसा के लिए ओटेट है, यूपी के लिए यूपी टेट है। और अगर आप सेंट्रल लेवल के लिए एग्जाम दे रहे हो, जैसे एसबी वगैरह हो गया, ईएमआरएस एग्जाम हो गया एकलव्य मॉडल के लिए, या केवी हो गया, एनबीएस एग्जाम हो गया, तो आपको करना कंपल्सरी। ओके ओके ओके, सो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब एक टीचिंग में भी अगर आपको हर एक साल बार आते हैं 6-6 महीने के गैप पे, तो आपने अगर एक बार क्लियर नहीं किया, आप सेकंड बार ट्राई कर सकते हो। और उसमें मिनिमम क्राइटेरिया कि आपको 90 मार्क्स होना चाहिए आउट ऑफ 150। ऐसा कोई वो नहीं है कि इतना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हो, बस 90 मार्क्स का वही मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये होना चाहिए। ओके 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 ओके। भाव्या, तुम्हारा से है कि अगर किसी को साइकोलॉजिस्ट बनना है तो क्या चाहिए और क्या एग्जाम देना होगा और प्रेप टाइम क्या होना चाहिए? साइकोलॉजी के लिए जो डायरेक्ट बात है वो तो ये है कि 11th-12th से ह्यूमैनिटीज़ से पढ़ाई करी, उसमें साइकोलॉजी चूज़ करी, फिर उसके बाद उसी से ग्रेजुएशन करी, क्योंकि अभी एजुकेशन जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट स्विच नहीं कर सकते अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है। साइकोलॉजी लेकर बहुत सारे मतलब ऑप्शंस खुल जाते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फैमिली काउंसलिंग और हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे ऑप्शंस है, पर सबकी अलग अलग स्ट्रीम्स है, सबकी अलग अलग पढ़ाई है, मतलब स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं ऑनर्स करके। तो अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है तो या क्लिनिकल साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन कर ली जाए या फिर साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन कर ली जाए। फिर मास्टर्स में भी अगर मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी से किया है तो वो भी सही है, अगर साइकोलॉजी किया हुआ है तो भी क्लिनिकल साइकोलॉजी वाली लाइन में जा सकते हैं। फिर उसके बाद ये सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं टीजीटी, पीजीटी, ये वाले ऑप्शंस भी खुल जाते हैं अगर बीएड किया हुआ है साथ में तब, वरना नहीं, मतलब वो वाले एग्ज़ाम्स देने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। उसके बाद जैसे पीएचडी करनी है तो अब रूल्स चेंज हो गए हैं। पहले क्या था, अभी तक की यूनिवर्सिटीज़ अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी, वो फिर वहाँ पर इंटरव्यू होता था और फिर पीएचडी करते थे। अब चेंजेस हुए हैं, अब ये हुआ है कि यूजीसी नेट एक कंबाइंड एग्ज़ाम कराएगी, जैसे ग्रेजुएशन के लिए हुआ है कि CUET का एग्ज़ाम होगा एक कंबाइंड, फिर उससे आप कॉलेज ऑप्ट कर सकते हो। वैसे ही अब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हर ईयर देना पड़ेगा, मतलब अगर एक ईयर क्वालिफाई कर लिया और पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो नेक्स्ट ईयर दोबारा एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। मतलब पीएचडी के लिए उसकी जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर करी गई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो वो उसकी यूजीसी नेट के जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, वो वैलिड रहेगा। तो उसमें इन्होंने 3 कट ऑफ्स रखेंगे, मतलब एक जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ होगी वो पीएचडी के लिए होगी, उसमें सबसे कम मार्क्स लाने होंगे, मतलब जो भी उनका बैरियर रहेगा। सेकंड रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर वाला कट ऑफ क्लियर होता है तो जो भी वैकेंसीज़ निकलेंगी यूनिवर्सिटीज़ की साइकोलॉजी से रिलेटेड या जो भी जिस सब्जेक्ट से दे रहा है, अगर बायो से करा हुआ, बायो से CSIR वाला जाता है, यूजीसी नेट इंग्लिश SST ह्यूमैनिटीज़ ये वाले सब्जेक्ट से होता है, और मैथ साइंस से करना है तो उसके लिए CSIR वाला नेट होता है, तो वो भी डिफरेंट रहते हैं। तो जिस सब्जेक्ट से मास्टर्स किया हुआ है उसी से नेट एग्ज़ाम हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट है, मैं बाद में पता चला कि हिंदी में आ रहा है या इंग्लिश में आ रहा है और मास्टर्स मेरा दूसरे सब्जेक्ट में तो हम नेट देने चले दूसरे एग्ज़ाम से, ऐसा नहीं होगा। जिस सब्जेक्ट से मास्टर्स किया उसी से नेट दे सकते हैं। फिर अब नेट के एग्ज़ाम में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर वाला क्लियर हो जाता है तो फिर जब यूनिवर्सिटीज़ की वैकेंसीज़ आती हैं तो सिर्फ इंटरव्यू देना होगा, और फिर अगर वो क्लियर हो जाता है तो वहाँ पर एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं। नहीं तो फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पर तब तक के लिए जॉब कर सकते हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर।
तीसरा कट ऑफ जो हाईएस्ट रहता है वो जेआरएफ का रहता है। 6% लोग जो अपीयर होते हैं वो नेट क्वालिफाई करते हैं और 1% जो होता है वो जेआरएफ क्वालिफाई करता है। जेआरएफ जूनियर रिसर्च फंड, मतलब जब पीएचडी करेंगे तो फिर स्कॉलरशिप मिलती है ऐसे 38 to 40,000। और एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें से 100 क्वेश्चन ईच 2 मार्क्स, मतलब 200 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा वो पेपर पर होगा। मतलब कि जो एग्ज़ाम जो सब्जेक्ट है, जैसे मेरा साइकोलॉजी या किसी का हिंदी या संस्कृत या कोई भी, और जो 100 मार्क्स का पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, वो जनरल पेपर होता है। उसमें रिसर्च के क्वेश्चंस, कम्युनिकेशन के क्वेश्चन और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस, टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, डीआई के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। और उसका भी पैटर्न ऐसे रहता है 5-5 मार्क 5 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो 5 क्वेश्चन यूनिट 1 के, 5 क्वेश्चन यूनिट 2 के। डीआई तुमने बोला ना, डीआई क्या है ये? रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, मतलब ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। ओ, रीजनिंग क्वेश्चन। हाँ, रीजनिंग क्वेश्चंस कह सकती हो। मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। ओके। और इसकी भी ऐसे मतलब प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। पहले सिलेबस, भाई जैसे दिव्या ने बोला कि सबसे पहला स्टेप तो यही रहता है कि सिलेबस निकालो, टॉपिक्स देखो, अवेयर हो या नहीं हो सारे टॉपिक्स से। अब अगर लग रहा है कि अवेयर हो तो फिर एक मेरे हिसाब से अच्छा स्टेप ये रहता है कि क्वेश्चन पेपर प्रिंट करो, PYQ, वही प्रीवियस ईयर वाला, और उसको सॉल्व करके देख लो कि लेवल क्या है। अगर लेवल बहुत लो है तो मतलब उससे ये पता चल जाता है कि कितनी मेहनत करनी है एक्सेलेंस पाने के लिए, जो कट ऑफ जा रही है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो फिर जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा तो लेवल पता चल गया। अब उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बना लो कि वीक पॉइंट्स क्या हैं, एवरेज पॉइंट्स क्या हैं, या अच्छे जो पॉइंट अच्छे से आते हैं वो कौन से टॉपिक्स हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो और कौन कौन से एरियाज से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि पैटर्न ओवरऑल सेम ही रहता है। और मतलब ऐसे नेट एक ऐसा एग्ज़ाम है कि अगर इसकी प्रिपरेशन कर ली तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं वो ईज़िली क्लियर हो जाते हैं। अब जैसे नेट की प्रिपरेशन होती है तो साथ में गेट की प्रिपरेशन, मतलब पैटर्न सेम रहता है। बस गेट का ये है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और वो भी बहुत एक मतलब टफ एग्ज़ाम कंसीडर करा जाता है। गेट क्वालिफाई करके उसमें ह्यूमैनिटीज़ ऐड हो गई है। अब तो आईआईटी से पीएचडी करी जा सकती है, आईआईटी कॉलेजेस से। और साथ ही साथ जैसे साइकोलॉजी में है कि एक डीआरडीओ की वैकेंसी आती है साइंटिस्ट पोस्ट की, तो उसके लिए वो गेट क्वालिफाइड मांगते हैं। तो ऐसे बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं जिसमें गेट को वो एलिजिबिलिटी देते हैं, वो रिसर्चर लेवल या साइंटिस्ट लेवल की पोस्ट होती हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी बहुत सारे काउंसलर के पोस्ट निकालती रहती है, और DSSB के एग्ज़ाम्स होते हैं, EVGC एग्ज़ाम, उससे काउंसलर की पोस्ट निकलती हैं। तो बहुत सारे मतलब, और क्लिनिकल साइकोलॉजी से अगर आगे करियर ले जाना है तो फिर उसके लिए MSci, मतलब पहले MPhil बोलते थे, अब उसको नेम चेंज करके MSci कर दिया गया है। तो उसके लिए बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके एग्ज़ाम देने होते हैं। तो उसमें भी ऐसे सबके अलग अलग पैटर्न रहते हैं, वो इंडिविजुअली होता है, उसको कोई कंबाइंड एग्ज़ाम नहीं है। खुद से मतलब मेडिकल कॉलेज चूज़ करो, KGMU कराता है, दिल्ली में इभास कराता है, आगरा वाला मेंटल हॉस्पिटल है, निम्हांस है, इंडिया का टॉप मेंटल हॉस्पिटल, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं। मतलब बहुत नहीं कहेंगे, हाँ, या फिर इस फील्ड में जो है अभी उतना ज़्यादा ब्रॉड ये गई नहीं है, इतना इसको वो लाइट नहीं मिली हुई है, पर कंपटीशन बहुत है। ऐसे मतलब 3-4 सीट्स ही रहती हैं बस, और उसमें जो टॉप 4 रहते हैं वही एंटर हो पाते हैं, बाकी सारे बाहर हो जाते हैं, फिर वो प्रिपेयर करते हैं। तो यही सब चलता रहता है। फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन गए तो फिर तो मतलब MSci के बाद लाइसेंस मिल जाएगा RCI का, तो खुद का क्लिनिक खोल सकता है एक साइकोलॉजिस्ट। उसको फिर साइकोलॉजिस्ट नहीं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे। तो फिर खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क भी कर सकते हैं। और अगर PhD करनी है तो फिर उसके बाद तो प्रोफेसर, डॉक्टर वाला टैग लग जाता है, मतलब प्रोफेसर फील्ड में टीचिंग करने के लिए। और क्लिनिकल साइकोलॉजी करके मतलब MSci करके भी PhD करी जा सकती है। फिर PhD करने के लिए भी मतलब वो भी लोगों को नहीं पता होता कि PhD एक्चुअली करते कैसे हैं। हमें भी नहीं पता था कि मतलब क्या होता है। जैसे पेपर क्लियर हो गया फिर क्या करना है, मतलब कैसे PhD, जैसे जनरली क्या होता है, जाते कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और पढ़ने लगते हैं।
तो दिमाग में यही एक पैटर्न, मतलब ऐसे नहीं माइंडसेट हो जाता है कि यही प्रोसेस होगा, पर ऐसा नहीं होता है। उसके लिए एक प्रॉपर प्रपोजल प्रिपेयर करना पड़ता है, पीएचडी प्रपोजल बोलते हैं उसको। पहले उसके लिए रिसर्च टॉपिक चूज़ करना पड़ता है, और रिसर्च टॉपिक चूज़ करने के लिए मतलब ये भी एक पूरा एक बहुत बड़ा प्रोसेस है कि रिसर्च टॉपिक चूज़ करने के लिए पता करना पड़ेगा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, क्योंकि आपको 3-4 साल उसी टॉपिक पे काम करना होगा, उसी टॉपिक पे रिसर्च करनी है। तो वो टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग तो होना चाहिए कि उसको 3-4 साल चला पाए इंसान, क्योंकि जनरली हम लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। अगर इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो फिर कैसे इतनी पढ़ाई उससे रिलेटेड करी जाएगी। तो मतलब मेरे हिसाब से तो जिस सब्जेक्ट को लेकर आगे जाना है उस सब्जेक्ट पर ही प्रॉपर रिसर्च हो जानी चाहिए। जैसे प्रपोजल बनाते वक्त हम करते हैं, बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू पढ़ते हैं और फिर एक समरी क्रिएट करते हैं, वैसे ही सब्जेक्ट्स को भी एक्सप्लोर करके पहले देखना चाहिए कि एक्चुअल में मेरा इंटरेस्ट इसमें है या नहीं, फिर उस फील्ड में आगे जाना चाहिए। तो मतलब अपनी एक्सीलेंस मिल जाती है। फिर पीएचडी प्रपोजल प्रिपेयर करने के बाद वो फॉर्म जब फिल होता है एंट्रेंस वाला, उसमें डाला जाता है, उसे अपलोड करा जाता है। फिर वो यूनिवर्सिटी देखती है कि मतलब वो उनके इंटरेस्ट एरिया से रिलेटेड है या नहीं, मतलब वहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं वो उस फील्ड के हैं या नहीं। तो जब पीएचडी प्रपोजल प्रिपेयर करा जाता है तो वो ये देख कर करा जाता है कि जो जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हैं उनकी जो फील्ड्स हैं वो क्या हैं। जैसे मेरे में पॉजिटिव साइकोलॉजी या फिर हेल्थ साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, उन्होंने किन किन टॉपिक्स पर रिसर्च करी हुई है। तो उसी अकॉर्डिंग हमने भी अपना इंटरेस्ट एरिया देखा और फिर वहीं पर अप्लाई करा जहाँ पर हमें अपने इंटरेस्ट का मिल रहा है। फिर हमने प्रपोजल ड्राफ्ट किया और अगर मतलब उन्हें समझ आता फिर इंटरव्यू होगा और उसके बाद वहाँ से पीएचडी परस्यू करी जा सकती है। वैसे ये तो मतलब बहुत आगे का स्टेप हो गया। हाँ, इनिशियल स्टेप्स हमारे पास क्या होने चाहिए कि अगर, क्योंकि कई हमें पता तो है कि हमारा इंटरेस्ट किस साइड है, हमने ये भी फाइनली डिसाइड कर लिया कि हमारा इंटरेस्ट किधर है, जो कि मोस्टली 12th के बच्चों को नहीं पता होता कि हमारा इंटरेस्ट किधर है। बट ओके, समहाउ वी फाइनलाइज दैट ओके मेरा इंटरेस्ट है साइकोलॉजी। बट पॉइंट ये कि कई बार होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा एग्जाम देना है, कहाँ से सर्च करना है, डेट्स क्या है एग्जाम की, प्रोसेस क्या है। तो वो इनिशियल प्रोसेसेस क्या है, जैसे कि एक आपका हो सकता है कि अब रिसेंट सीयूईटी आया है जैसे, तो अब सीयूईटी उसमें भी जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उस दिन जब मैं एप्लीकेशन अपनी सिस्टर का भरी, मैं 3 घंटा बैठी हूँ, हर एक कॉलेज को चेक किया है कि कहीं मिस ना हो जाए। तो इस तरीके से मिस हो गया, मान लो कि जो मुझे फॉर्म भरना था वो मिस हो गया, तो और क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है इनिशियली कि साल बर्बाद ना हो। और जैसे इग्नू से डिस्टेंस कोर्सेज होते हैं तो वो करे जा सकते हैं, वो टाइम सेविंग होते हैं। और अब तो डिस्टेंस जो डिग्रीज है उनको इक्वल वैलिडिटी दे दी गई है, तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जैसे डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, तो उसको वो एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है काउंसलिंग का। और साथ ही साथ कोर्स एरा और ऐसे पर ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया ना, ग्रेजुएशन के लिए ऑप्शन था, ग्रेजुएशन वाले भी होते हैं। तुम पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गई हो भाव्या, समझ में आ गया। ग्रेजुएशन के लिए क्या किया जा सकता है, मान लो 12th से निकला हुआ बच्चा है, अच्छा उसका वो क्या कर सकता है? अगर मान लो मेरे से सीयूईटी मिस हो गया, व्हाट कैन आई डू? फिर क्या, फिर मतलब प्राइवेट या तो नेक्स्ट ईयर वेट करो, एक ईयर ड्रॉप करके, और उस पीरियड में ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज यूडेमी या कोर्सेरा से कर लिए जाएं। या फिर ये किया जा सकता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वहाँ से कर लिया, क्योंकि मतलब ऐसे यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से मैटर नहीं करती है कि कहाँ से किया है, तुमने कितने खुद हमने कितने एफर्ट्स डाले हैं उस सब्जेक्ट में, ये मैटर करता है। तो मेरी खुद की जो रही है पीजी वो कोरोना टाइम की रही है, तो पढ़ाई उसमें ज़ीरो थी, तो जो रहा है वो सारा सेल्फ स्टडी रहा, और मेरा सब्जेक्ट जो था वो नया था तो ज़ीरो था वो। तो खुद से हमने बुक्स रिसर्च करी और जो टॉपर्स थे उनकी वीडियोस देखी। जैसे रिसर्च बनाते वक्त बहुत सारे पेपर्स रीड करते, वैसे हमने टॉपर्स को रीड करा कि इन्होंने कहाँ से पढ़ा, इन्होंने कौन से रास्ते निकाले हैं। तो फिर उसके बाद जो सब में सिमिलैरिटी थी उसको जाके चेक करा, जिन्होंने जैसे जो बुक्स प्रेफर करी थी उसको देखा, जो टीचर्स प्रेफर करे थे। फिर एक टीचर का होना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा टीचर जो बता सके, जिससे पता चल सके कि किस रास्ते पर चलना है। और फिर ऐसे एआई है अब तो कोई भी प्रॉब्लम हो एआई पे टाइप करो, आंसर अपने आप आ जाता है।
तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह रहते हैं वहाँ पर। कोई अगर एग्जाम साइट है जहाँ से सरकारी रिजल्ट, जैसे कि मान लो कि अगर जैसे हमारे टाइम में फिर भी इजी थी, वो हमारे टाइम पर चीजें इजी थी, हमें पता होता था क्योंकि ऑप्शंस इतने नहीं होते थे, लिमिटेड ऑप्शंस होते थे। बीबीएस करना है तो ओके, नीट का एग्जाम देना है या एआई देना है या जो भी एग्जाम होता है। बट अब इतने ऑप्शंस ओपन अप हो चुके हैं कि हम कई बार तो मिस कर जाते कि ओ रियली ये ऑप्शन भी था। तो जो बच्चा 12th पास करके आ रहा है, डोंट एक्सपेक्ट कि उसको गूगल पूरा आता होगा। गूगल सबके पास है बट दे डोंट नो हाउ टू यूज इट। No one knows. Even my mom doesn't know properly how to use it. She use like Google, like okay, इसका मतलब क्या होता है? She's like that. So it means कि Google सबके पास है but सबको यूज करना नहीं आता. So मेरा क्वेश्चन यही है कि 12th से निकला हुआ बच्चा क्या सर्च करे? ग्रेजुएशन करनी है उसको, वो किस साइट पर जाए? गवर्नमेंट का कोई ऐसी साइट हाँ उसको है, अपडेट्स मिलता रहे क्या? कुछ ऐसा सरकारीरिजल्ट.com, मिस ना करे कोई चीज। सरकारीरिजल्ट.com, इस पे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स करवाती है या जो भी ग्रेजुएशन के फॉर्म्स आते हैं, जब मतलब या फिर 10th 12th रिजल्ट्स, हर एक छोटी छोटी अपडेट आती रहती है। तो इनका टेलीग्राम पर भी अब तो इनका ग्रुप है, तो वो ज्वाइन कर लो, वो सबसे इजी रहता है। वहाँ पे सारी नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। यूट्यूब पर भी इनका चैनल है। बाकी गूगल पर तो अपडेट आती रहती है, लेकिन गूगल पर ये रहता है कि गलत नोटिफिकेशन आ जाती है, मतलब ऐसे नहीं स्कैम, तो वो प्रॉपर साइट की होती नहीं है। तो लेकिन इनका जो प्रॉपर टेलीग्राम चैनल है उससे पूरी मतलब जो इन्फॉर्मेशन आती है वो सारी ऑफिशियल होती है, सरकारीरिजल्ट.com। ओके 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 ओके। तो हाँ, ये चीज है, ये बताया कि आप ये चीज फॉलो कर लो तो उससे बच्चों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो फर्स्ट स्टेप पर यही है। टाइमली पता आगे चल कोई जाता क्या है। करता है वो तो उस पर है कि आपका पता चला जाता है। एग्जैक्टली। ओके ओके। मेरा लास्ट क्वेश्चन सबसे ये है कि लाइफ में आपने मतलब जब आप करियर अपना बना रहे थे उस वक्त पे क्या डिफिकल्ट आपने फेस की और उसके थ्रू आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मंशा, एक क्वेश्चन मेरा मंशा से है। मंशा बताइए। यहाँ पर क्या पता नहीं, अब और जगह का तो नहीं पता। जैसे ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स मतलब कॉलेजेस हैं वहाँ पर अगर कॉमर्स फील्ड नहीं है या कॉमर्स है भी, तो एक तो मिथ ये है कि कॉमर्स वो बच्चे लेते हैं जो मैथ साइंस चला नहीं पाते हैं, ठीक है, ये मिथ है। दूसरी चीज़ ये मतलब ये खुद स्कूल ने किया है, मतलब ये थोड़ा शॉकिंग था ऐसे। उन्होंने क्या किया, उनके पास सिर्फ मैथ्स और साइंस की फील्ड थी और बच्चा मैथ साइंस नहीं चला पा रहा था, वो वीक है मैथ्स में। उन्होंने क्या किया, वो बच्चा कॉमर्स लेना चाहता था, उसको वहाँ से नाम कटवाना था और दूसरे स्कूल में जाना था, तो बच्चा वहाँ से नाम ना कटवाए, ठीक है। तो उन्होंने उस बच्चे को मतलब ऐसे पूरा रॉन्ग सूडो काउंसलिंग कह दो देकर मैनिपुलेट कर दिया कि कॉमर्स जो है वो बेकार है, उससे ज़्यादा फील्ड्स नहीं निकलती हैं, मैथ्स करो, मैथ्स से बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं और जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। मतलब ये प्रॉपर एक स्कूल के टीचर ने बोला है और जब मतलब उन लोगों ने नहीं कन्विंस हुए तो वो प्रॉपर घर आके ये सारी चीज़ें बोली और पूरा प्रॉपर मैनिपुलेशन कराए। तो मतलब हम चाहते थे कि तुम आप ये वो करो, इसको मिथ को ब्रेक करो और बताओ, क्योंकि आप कॉमर्स फील्ड से और आपने काफ़ी अच्छा स्कोर करा है, अपनी लाइफ में भी काफ़ी एक्सीलेंस पाई है सारी चीज़ों में, तो क्या मतलब ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कॉमर्स फील्ड से निकलती हैं। और क्या सच में ऐसा होता है कि जो बच्चे मैथ साइंस नहीं चला पाते हैं वही लेते हैं कॉमर्स? एक्चुअली ये तो सबसे बड़ी मिथ है कि कॉमर्स और मैथ्स और साइंस नहीं कर पाओगे आप, इसलिए कॉमर्स ले रहे हो। मतलब ये तो एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब मैंने भी अपना स्कूल चेंज किया था। तो आई हैव बीन आल्सो आस्क्ड बाय माय टीचर्स 10th का परसेंटेज भी डिस्क्लोज करना, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। 10th आई स्कोर 9.8 CGPA। इट वाज 9.8 CGPA इन क्लास 10th। तो उसके बाद से तो और हो गया था कि नहीं, यू आर केपेबल इनफ कि आप साइंस या मैथ्स कर सकते हैं। और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट पहले से ही डॉक्टर लाइन में तो कहीं से नहीं था, कभी से भी नहीं था। मतलब यहाँ पे 2 डॉक्टर्स बैठे हैं, तुम
तो आई वाज सो श्योर कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। मैं ना वो ऐसे बचपन से ऐसे देख के कि मैं ना ये ऐसे सर्जरी ब्लड ये सब देख नहीं पाऊंगी। आई वाज सो श्योर कि डॉक्टर नहीं बनना है। इंजीनियरिंग ठीक है चलो कर सकते हैं, मैथ लेके होगी, बस इतना ही पता था। और ये था कि मेरे घर में मतलब मेरा जो घर कह लो आप, बैकग्राउंड कह लो, और उसके भी आगे पीछे ले लो, तो देयर इज ऑलवेज दिस बिजनेस क्लास। मेरे घर में कोई जॉब में नहीं है, मेरे घर में कोई सर्विस सेक्टर में ही नहीं है दूर दूर तक। देयर आर ओनली टीचर्स, एक दो घर में जो लोग पढ़ाई मतलब पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में। बाकी मेरा पूरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे घर में सब बिजनेस क्लास है। तो सबसे ज्यादा तो ये हो गया कि है ना, मतलब बीकॉम कर लो या बीबीए कर लो, और उसके बाद तो बिजनेस या कुछ ऐसा ही करना है, मतलब या ये भी करना है तो करना, नहीं तो नहीं। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है मेरे घर में। तो मेरे पास तो गाइडेंस की बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं होता कि आप अपनी फैमिली में देखते हो कि उसने ये किया आप ये करोगे, नहीं है। जिसको मैं लुक फॉरवर्ड कर सकती थी उस टाइम पे। अब तो बहुत सारी चीजें घर में चेंज हो गई है। और कि मुझे मेडिकल मैथ्स आई वाज लाइक ठीक है देख सकते हैं। और मेरे टीचर्स ने बहुत स्पेसिफिकली मुझे कहा कि नहीं मैथ्स ही लेनी है, मैथ्स ही लेनी है। बट आई वाज फैसिनेटेड टूवर्ड्स सीए और समथिंग लाइक सीएस कर लेंगे या कुछ ऐसे बैंकिंग सेक्टर। हाँ एक ऑप्शन था, बाकी और भी ऑप्शन थे। पर हाँ ये बहुत बड़ा मिथ है कि साइंस ही वाले बच्चे अच्छा करते हैं कुछ लाइफ में। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि साइंस वाले बच्चे अच्छा करते हैं। हाँ इंजीनियरिंग इज अ गुड फील्ड, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट। मेडिकल इज अ गुड फील्ड, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट। बट सिर्फ वही लोग अच्छा कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मैं उस टाइम पे ड्राइंग बहुत अच्छी करती थी, तो आई वाज लाइक कि कुछ नहीं भी हुआ तो मैं से कुछ कर लूंगी अपना करियर, वरना मुझे साइंस चाहिए। तो मैंने कॉमर्स कहा कि मुझे कॉमर्स लेनी है। बट द प्लस पॉइंट इन दिस कि मेरे पेरेंट्स एक बार में कन्विंस हो गए, पता नहीं क्यों और कैसे। मतलब दे वर लाइक अच्छा ठीक है, 10th में अपने आप को प्रूफ कर ही दिया था कि हाँ पढ़ने में ठीक है लड़की। तो उसके बाद उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया। बट हाँ टीचर्स ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया कि क्यों। लाइक क्यों का मैं देख लूंगी, बाद में सॉर्ट आउट कर लूंगी। थोड़ा मेरा मन फैशन डिजाइनिंग में जाने का भी था, तो वो एक ऑप्शन लेके मैं चल रही थी कि हाँ 12th के बाद देखेंगे उस ऑप्शन को। अभी 11th-12th में कॉमर्स करते हैं। मेरे को भी यही बोला गया कि इजी है, इट्स नोवेयर इजी। एक्चुअली जो कॉमर्स पढ़ते हैं उन्हें पता है कि एक तो आप अपने पूरा मतलब आप पूरा सिलेबस अपनी लाइफ का चेंज कर दो, पहली बात। एक इंग्लिश ही एक सब्जेक्ट कॉमन बचा, उसके बाद कृति कैन रिलेट टू वेल अभी तो कि हम अकाउंट को कॉमर्स सब जीरो से पढ़ते हैं और पढ़ना पड़ता है। ये बहुत यह नहीं है कि साइंस में बच्चे फेल होते हैं कॉमर्स में नहीं, कोई प्रपोर्शन में यहाँ पे फेल होते हैं। नहीं पढ़ोगे तो आप फेल हो गए, आप एग्जाम में नहीं लिख के आओगे तो आप फेल हो गए। पूरा सब कुछ नए तरीके से हम पढ़ते हैं। अकाउंट्स इज नोवेयर इजी ऑल्सो, मुझे नहीं इजी लगी। हाँ ठीक है थोड़ा पैटर्न वाला पेपर है कि हाँ आप थोड़े मार्क्स निकाल सकते हो, वो हर आप मैथ्स में स्टेप मार्किंग से थोड़े मार्क्स निकाल सकते हो। दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि आपको अगर थोड़े ही मार्क्स लाना है, आपको 4 मार्क्स ही लाने हैं, तो यू कैन स्कोर इन एनी सब्जेक्ट। कि आप स्टेप मार्किंग से मार्क्स ले आओगे तो यू आर पास, आप अकाउंट्स में भी ऐसे ही ले आओगे तो यू आर पास। पर हाँ आपको पढ़ना पड़ता है। कॉमर्स एक इक्वली एक्चुअली पता है, ये मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज जो स्मॉल टाउन्स में है। दे टेक कॉमर्स एज अ लेस लिटिल स्ट्रीम की हाँ ये छोटे मतलब ये जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं वो करते हैं, या ऐसा कुछ उन मतलब एक्चुअली उनके में प्रॉब्लम है। बल्कि आप ऐसे देखोगे तो फील्ड बहुत रेनाउंड फील्ड है, इवन ह्यूमैनिटीज फॉर दैट मैटर ऑल्सो, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड फील्ड। तभी तो है चल रही, तभी तो बनी हुई है। यहाँ पे स्मॉल टाउन में ऐसा है कि नहीं साइंस और मैथ्स ही लोगे तभी अच्छा है और तभी बच्चा कर रहा है कुछ आगे।
तो आई टुक कॉमर्स फॉर द सेक कि मैं कुछ तो कर ही लूंगी लाइफ में. मैं कुछ फैशन डिजाइनिंग में कर लूंगी. ईदर आई विल गो फॉर जर्नलिज्म, ईदर आई विल गो फॉर दिस बैंकिंग एज अ फील्ड और CA CS फॉर दैट मैटर. तो कॉमर्स ओपन अपॉर्चुनिटीज, मतलब लॉयर एज अ फील्ड, ये सारी आपको इसमें मिल जाएंगी. हाँ, बट आप साइंस और मैथ्स लोगे तो यू नीड टू बी स्पेसिफिक इनफ कि हाँ साइंस ले रहे हो तो आप मेडिकल लाइन में जाओगे. अब मेडिकल लाइन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, उस टाइम नहीं थी. तो श्योर की नहीं है, मैं देख नहीं पाऊंगी, मैं कर ही नहीं पाऊंगी. एंड मैथ्स इट्स लाइक इंजीनियरिंग करनी है, तो आई वॉज नॉट रेडी फॉर इंजीनियरिंग ऑल्सो. तो मैंने तो कॉमर्स इस पर्सपेक्टिव से चूज किया था कि इट एक्चुअली ओपन्स अप अपॉर्चुनिटीज, इट एक्चुअली गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव कि हाँ बहुत सारी फील्ड से आप ओपन अप हो सकते हो. फिर आफ्टर 12th आई डिड माई CPT एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो CPT एक बार में निकल गया. तो पीपल आर, मतलब मेरे पेरेंट्स आर सो श्योर कि अब तो CA ही करना है, मतलब अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. बल्कि CPT इज ऑल थ्रू अ डिफरेंट, मतलब CPT में आपको क्या करना होता है, मैथ्स पढ़नी होती है. और अब तो शायद पैटर्न चेंज हो गया, GK भी था तब. मेरे लिए हमेशा तो GK टफ सब्जेक्ट रहा है. अब सब कॉम्पिटेटिव वालों के लिए शायद इजी हो, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट, बिकॉज आई कांट रिमेम्बर नेम्स. तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है कि हाँ मतलब GK पढ़नी है. और ऐसे कोई भी आप एग्जाम लो उसमें 1 year बैक GK तो आती ही है. तो तब थोड़ा सा CPT डिफिकल्ट लगा, बट वो हो गया और वो एक बार में हो गया. तो घर वाले बहुत श्योर हो गए अब तो लड़की CA करेगी, CA बनेगी. तो CA भी किया, मतलब फाइनल नहीं दिया हुआ है. आज भी मेरी माँ बोलती है कि यू नो यू कैन गो फॉर CA. नाउ शी इज सेटिस्फाइड कि आई एम डूइंग गुड, तो नाउ शी डजंट पे. आज फिर 2 years बैक शी वाज ट्राइंग टू से मी एंड कन्विंस मी कि अभी करो मतलब CA फाइनल. लाइक नहीं हो पाएगा मेरे से. आई वाज नॉट कन्विंस्ड बाय, मतलब लाइक विद एज एंड विद टाइम यू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स एंड देन आप थोड़ा सा करियर को अपने मोल्ड करते हो. एंड आई डिड द सेम. बीच में देयर वर लाइक n नंबर ऑफ एग्जाम्स आल्सो जो आप बैंकिंग के साथ प्रिपेयर कर सकते हो. लाइक एक आता है सिलेक्शन कमीशन का, SSC का एग्जाम होता है, आप वो भी प्रिपेयर कर सकते हो. बट इट इज अ डिलेड प्रोसेस, मतलब वो गवर्नमेंट थोड़ा सा डिले करती है. बैंकिंग ऑन द अदर हैंड इज वेरी फास्ट. यू नो आज एग्जाम दोगे, विद इन 3 months यू गेट द रिजल्ट, विद इन 7 to 8 months you will be placed also. So this is a good thing. अभी आजकल थोड़ा सा नंबर ऑफ वैकेंसीज पे थोड़ा सा डर रही है, इस वजह से सिलेक्शन प्रोसेस डिफिकल्ट हो गया. पर नेवरदीलेस आ जाएंगी और वैकेंसीज और अपॉर्चुनिटीज ओपन ही होंगी. तो इट्स अब मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी मनशा, जो तुमने बोला कि मैं कुछ तो कर लूंगी. हाँ, ये विश्वास जिस दिन सब आ जाएगा ना कि हम कुछ तो कर ही लेंगे, सारे रास्ते अब इजी हो जाएंगे. हमें यही विश्वास नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं समवॉट इट्स बिजनेस स्कूल एनवायरनमेंट, टॉक्सिक स्कूल एनवायरनमेंट, जो आप ये विश्वास ही नहीं दिला पाता कि आप कुछ कर सकते हो. आप जो भी करोगे ना अच्छी ही करोगे. अनफॉर्चुनेटली अभी हम उसी स्पेशली स्मॉल टाउन्स ये दिक्कतें हैं. तो अदरवाइज मतलब अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि आप कुछ तो कर ही लोगे, हर कोई मैनेज कर ही लेता है, तो उसके बाद फिगर आउट कर सकते हो कि सच में आपको किधर जाना है. सो दैट्स अ रियली गुड पॉइंट दैट यू मेड. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे अंदर ये चीज थी पहले से, सबके में नहीं होती. एक्चुअली पता है करियर का प्रेशर घर से बहुत आता है. फैमिली सो सपोर्टिव इन दिस ना, चल ये फील ही नहीं हो सकता. तो माय फैमिली ऑलवेज सेज कि मतलब मुझे प्रेशर ही नहीं डाला किसी चीज का. 10th-12th में सागर 9th-10th में, उसके बाद कभी ऐसा प्रेशर नहीं डाला कि क्या करना है आगे, हो जाएगा. मतलब बिकॉज एक तो पहली बात गाइडेंस है नहीं कहीं से, हमें एक्चुअली खुद ही फिगर आउट करना है कि क्या करना है. भाव्या चेंज द फील्ड बिकॉज उसको किसी ने हेल्प नहीं करा. तो नीड टू सर्च ऑन खुद से और फिर आप
कुछ ना कुछ कर ही लोगे मतलब, फिर एंड एवरीबडी फिर वुड हम career एक्सेल counselor बन लेटर गए। और सूनर एवरीबडी वुड। सही बात है। ये कौन होना चाहिए, कुछ कृति, अच्छा what कर will लेंगे। बिल्कुल। कृति, व्हाट विल बी योर फॉर स्टूडेंट जो अभी 12th पास करके आ रहे हैं? फॉर द फील्ड ऑफ लॉ और इन जनरल? जनरल। जनरल भी, और अगर किसी को लॉ में जाना है तो? हाँ। ओके, जनरल। ओके, तो मुझे एक बार फिर से बताओ क्या। जनरल मैसेज not फॉर द getting it. स्टूडेंट्स। इतना सारा डिस्कशन हो गया, मैं भूल गई हूँ। जो बच्चे अभी 12th पास हैं और जो अभी करियर को मतलब अभी करियर करने वाले हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा तुम्हारा? उनके लिए एक मैसेज बहुत क्लियर है कि सेल्फ एनालाइज करो सबसे पहले तो, कि तुम किस चीज में अच्छे हो। ठीक है, बिल्कुल भी कि एक जिस पर्टिकुलर सबकी जनता भाग रही है उसी की तरफ भागना है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पढ़ाई ही करनी है, ये भी जरूरी नहीं है। तुम्हारा इंटरेस्ट, जैसे बताया अभी मंशा ने, ड्राइंग बहुत अच्छी थी, हम लोग को भी पता है ये बात, तो वो भी एक फील्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो फील्ड नहीं है, इनफैक्ट तो फील्ड है ना, वो पढ़ाई के फील्ड से 10 गुना ज्यादा टफ। किसी भी आर्ट का, आपको म्यूजिक करना है, आपको डांस करना है, आपको ड्राइंग करनी है, इस तरीके की फील्ड्स हैं, उसमें करियर परस्यू करना पढ़ाई के वर्जन में बहुत डिफिकल्ट है। ठीक, पढ़ाई तो आप पढ़ाई करके कुछ ना कुछ बन जरूर जाओगे, लेकिन टैलेंट के दम पे बनना बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो वो डिसाइड करो क्या शुरुआत से देखो किसमें इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आ रहा है तो स्पोर्ट्स ज्यादा, पढ़ने में मजा आ रहा है सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है तो उस सब्जेक्ट की तरफ जाओ। फिर तो ये डिसाइड करना बहुत जरूरी। 12th कर लिया आपने, सब्जेक्ट कोई भी चूज किया होगा 11th-12th में, जो भी आपको पसंद रहा होगा, जो भी आपको लगता है बहुत आप उसमें अच्छे कर ले जाओगे, वो किया होगा। अब जब आप कर चुके हो, आपने सब्जेक्ट लिया होगा 11th-12th में यही सोच के ना कि आपको आगे क्या करना है। आपने बायो ली क्योंकि आपको पता था आपको डॉक्टर बनना है। ठीक है, हम लोग ने कॉमर्स ली क्योंकि हमें पता था हमें डॉक्टर नहीं बनना है। तो ये चीज बहुत स्पेसिफिक होती है और हर किसी को इतनी अकल है, और अब तो है यार, बच्चे बहुत स्मार्ट है। तो फिर भी हम तो खुद को देखते हैं तो हम लोग थोड़े से डम थे उस टाइम पे, लेकिन अभी पीपल आर स्मार्ट। मोबाइल है सबके पास, हमें तो 12th के बाद फोन मिला है। ठीक है, सबके पास फोन है, कंप्यूटर है, इतनी टेक्नोलॉजी है, AI है, तो उसके थ्रू सब लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ऑलरेडी एक्सेल है ना। किसी भी रीजन से किसी के पास नहीं तो उसको निकलना चाहिए। एक्सपोजर बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप अगर घर में बैठे रह जाओगे तो आप ना थोड़ा सा पीछे रह जाओगे। आपको अब घर में बैठने का ये मतलब नहीं है कि आप एकदम बाहर निकल के घूमो टहलो। बाहर निकलने का मतलब है कि बाहर की को एक्सप्लोर करो, इधर बाय इंटरनेट। आप ऐसे फिजिकली मत जाओ, बट हाँ बाहर जो हो रहा है ना उसको देखो, वो समझो क्या हो रहा है दुनिया में, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या डेवलपमेंट आ रहा है। और करियर बहुत एंड नंबर अपॉर्चुनिटीज हैं आज के टाइम में। खाली ये जो कुछ स्पेसिफिक लॉयर, बैंकिंग या डॉक्टर या टीचिंग, इसके अलावा भी डिजाइनर्स हैं, दे आर UI/UX डिजाइनर्स, दे आर प्रोडक्ट डिजाइनर्स। अभी डिजिटल मार्केटिंग का कितना ज्यादा चल रहा है, तो इसके लिए आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कोई भी एक नॉर्मल क्राइटेरिया सेट है, हाँ ग्रेजुएशन चाहिए, PG होना चाहिए, वो आप कहीं से कुछ भी किसी भी कॉलेज से डाल दो। आप डिसाइड करो कि हाँ कि कोई चीज मुझे फैसिनेट कर रही है। हम YouTube देख रहे हैं, उसमें एड्स आ रहे हैं। ठीक, ये एड्स क्यों कैसे आ जा रहे हैं, करता है बच्चों को फैसिनेट। आजकल बात करो किसी बच्चे से ना तो इतनी चीजें बता देता है वो कि आपका दिमाग घूम जाएगा से ये सब चीजें।
तो ये सब चीजों की डिजिटल मार्केटिंग सीखो, यूडेमी पर है, कोर्सेरा पे, इन सब पे कोर्सेज हैं बहुत सारे, तो इसके थ्रू आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको आप कर सकते हो। हम लोग की एक फ्रेंड है नुपुर, शी वॉज नॉट दैट गुड इन हर स्टडीज इन 11th and 12th, राइट नाउ शी इज प्लेस्ड इन एज अ UI UX डिजाइनर। तो हाँ, 12th नंबर नहीं आया, लाइन चेंज करी, पापा ने बीकॉम करा दिया, बीकॉम में फिर डिजाइनिंग, मास्टर्स इन डिजाइनिंग किया, उस प्लेसमेंट हुई और आज बढ़िया अच्छा खासा कमा रही है, नोएडा में बैठी हुई है। ठीक है, क्योंकि एक स्किल थी जो थी उसकी, आर्टिस्टिक स्किल जो होती है किसी भी पर्सन में, वो थी, उसी के दम में आगे डिजाइनिंग परस्यू किया, आज उसी में करियर बना लिया, उसी में ही रहना है उसको। तो अपनी जो एक स्किल है ना उसको पहचान लो कि हाँ इस चीज में तुम अच्छे हो, और जितना ज्यादा जो लोगों से बात करोगे ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों से, उतना तुमको आइडिया मिलेगा। अलग अलग फील्ड के लोगों से बात करो, शर्मा और मोहम्मद, अब शर्माने वाला वो रखने का बिल्कुल भी नहीं है भाई, रील बना रहे हैं लोग इंस्टाग्राम पे, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, उसी से पैसे कमा रहे हैं, के अंत यही है कि पैसे कमाने हैं, ठीक है, उसके बिना कुछ होना नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा है, आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हो, अच्छा भी करना चाहते हो सोसाइटी में, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। तो चैरिटी बिगिन से अपना भला कर लो, उसके बाद क्या करो, अच्छे काम करना है तो पहले खुद को डेवलप कर लो, इतना ज्यादा खुद का स्किल सेट बना लो ना कि फिर बाहर कहीं भी किसी भी फील्ड में तो फिर एक्सेल करोगे। उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, बोलने की क्षमता अच्छी, कन्वर्सेशनल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, यही सब काम आता है। पढ़ाई तो आप कर लोगे, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पकड़ के आप उसमें अपनी नॉलेज इनहेंस करते जाओगे समय के साथ साथ। तो कॉन्फिडेंस और कन्वर्सेशनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा जरूरी किसी के लिए भी। सही बात है। दिव्या, तुम्हारा क्या मैसेज होगा? आपने तो बोल दिया जो बेसिक है। मेरा एक था पेशेंस। आज के जो बच्चे आ रहे हैं, पेशेंस सब कुछ जल्दी जल्दी चाहते हैं, जल्दी से बस 12th हो, ग्रेजुएशन हो और क्विक, सब कुछ क्विक हो। ऐसा नहीं होता, बट में ऐसा नहीं होता, सब कुछ क्विक क्विक नहीं मिलता है। मैंने यूपी का एग्जाम डाला था आज से 2 साल पहले, अभी तक मेरा एग्जाम नहीं हुआ है। मैंने 2 साल वेट किया, नहीं हुआ, फिर केवी की अपॉर्चुनिटी मिली और केवी में हो गया, बट केवी में नहीं मिलता तो मुझे फिर वेट करना पड़ता। तो पेशेंस नहीं है लोगों में, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। और हर जॉब के लिए, सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं, हर जॉब के लिए। कभी कभी आपका एग्जाम हो जाता है बट रिजल्ट्स नहीं आते, रिजल्ट अटकाए रहते हैं, वो काफी वेट करना पड़ता है। वैकेंसीज कम आती है, सिर्फ मेरे बायो में सिर्फ वैकेंसीज आई थी, फॉर्म भरे थे 10 लाख। तो रिस्ट्रिक्टेड मत रहो कि सिर्फ हमको गवर्नमेंट, हमको सिर्फ अपनी स्टेट के लिए ही एमसी देंगे, हम सेंट्रल नहीं देंगे, हम दिल्ली का नहीं। आपके पास इतना एक्सपोजर है, आप देखो उसको, एक्सप्लोर करो उसको, और जहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप वहां जाओ, उस लाइन में जाओ। आपको स्टेट में नहीं मिल रहा है, आप सेंट्रल में ट्राई करो। आपको सेंट्रल में नहीं जाना है, आप अपनी एकेडमी स्टार्ट करो, इससे कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप सेंट्रल के लिए नहीं जाना चाहते तो सिर्फ यही चीज है कि आज के बच्चों में ना पेशेंस लेवल नहीं है जितना होना चाहिए। तो वो एक चीज है जो हमें जरूर होना चाहिए। और भाई जैसे कृतिक ने बोला, कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आप अपनी बातों को बोलते मन में रखते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। इसकी जॉब लग गई, इसकी, मेरी इस फ्रेंड की जॉब लग गई, मेरी नहीं लगी, मैं तो बैठा हूँ स्टेट, मैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करता हूँ। फैमिली का भी प्रेशर आता है खूब ज्यादा, फिर हम फ्रेंड्स को भी देखते ना, और इसकी जॉब लग गई, मेरी नहीं लगी, वो डिप्रेशन आता है। तो वो चीज है, उसके लिए जैसा कॉन्वर्सेशन स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने फ्रेंड से बात करो, आप अपने पेरेंट्स से बात करो, टीचर्स से बात करो, तो वो आपको करे। ये एक चीज था जो मुझे के यंगस्टर्स में खूब डिप्रेशन स्प्रेड हो रहा है, खूब ज्यादा, जितना एडल्ट में नहीं उतना यंगस्टर्स में, अपने कैरियर को लेके, जस्ट बिकॉज वो पेशेंट है। दिव्या, क्योंकि वो 2 सेकंड रील्स की आदत पड़ गई है, तो कंसंट्रेशन लेवल भी नहीं करता। 2 सेकंड वो इतनी खराब चीज है, वो यूट्यूब, फेसबुक जो भी चला रहे हो, इंस्टाग्राम, जो शॉर्ट्स हैं, सो मेरा हमेशा प्लीज शॉर्ट्स मत देखो, उससे अटेंशन स्पैन कम हो जाता अफेक्ट्स है। योर ब्रेन, और वो 2 सेकंड के बाद आप फिर, बहुत खराब चीज है वो। और उस वजह से भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोगों में पेशेंस है ही नहीं।
ये एक बहुत बड़ा एक रीजन बन रहा है। तो सो ट्रू। भाभी तुम्हारा क्या मैसेज होगा? तुम तो खुद चबी हो भाई, वो तुम और ये चीजें डील 12th क्लास के बाद जो बच्चे आते हैं, तुम सबसे ज्यादा उनके साथ में हो, तो तुम कि क्या मैसेज होना चाहिए और चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए, स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं कि स्मॉल टाउन प्लेसेस के लिए। पता है, स्मॉल टाउन ऐसे बोल के स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते, क्योंकि हमने लखनऊ वगैरह में भी देखा है ये चीज़। ऐसे स्कूल्स को जो बिजनेस बना के रखा हुआ है, जो सब्जेक्ट्स उनके पास हैं या जिसके टीचर्स उनके पास हैं, वो उसी अकॉर्डिंग बच्चों को मैनिपुलेट कर देते हैं। और मतलब बच्चों के पास इतना सेंस थोड़ी होता है कि उन्हें पहले से पता हो कि उनको कौन राइट गाइडेंस दे रहा है और कौन अपने फेवर में गाइडेंस दे रहा है। तो वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उसी के बेसिस पे। और जब वो अपनी मतलब ऐसे 12th क्रॉस कर लेते हैं, फिर उन्हें ऐसा फील होता है कि ये तो वो फील्ड थी ही नहीं जिसमें उन्हें इंटरेस्ट था। और अभी जो चेंजेस आ रहे हैं एजुकेशन पॉलिसी में, वो कुछ चीज़ों को एकदम ऐसे रिजिड करते जा रहे हैं। जैसे अभी तक फ्लेक्सिबिलिटी थी कि साइकोलॉजी से अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो तब भी हम उस करियर में आगे जा सकते थे, वो यूज़फुल था। पर अब उसमें रिजिडिटी है कि ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए। तो ऐसे और भी फील्ड्स में चेंजेस आएंगे। तो अगर राइट टाइम पे राइट गाइडेंस नहीं मिलेगी तो फिर वो बच्चे के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ ही हो जाएगा। और बच्चा खुद से कैसे एक्सप्लोर करेगा? या तो फिर मतलब उसके पेरेंट्स इतने ज़्यादा एजुकेटेड, और स्कूल्स में वेबिनार्स, स्कूल्स में भी वो सब होते हैं, सेमिनार्स वगैरह होते हैं कुछ स्कूल्स में, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादातर ऐसे डॉक्टर्स और IIT वाले रहते हैं। तो एक तो ये कि बच्चे बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिली है। इंट्रोवर्ट वाला जो पर्सनालिटी टाइप है वो उनमें ज़्यादा रहता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जो मतलब उन्हें लगता है कि उन्हें कोई समझेगा ही नहीं, या फिर उनके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो ही नहीं सकते, ओपन अप नहीं होते हैं जल्दी। मतलब वो आपस में तो ओपन अप हो जाएंगे, पर जिससे मतलब अब जैसे गाइडेंस लेनी है तो फैमिली में कोई भी आके कुछ भी बोल रहा है कि ये कर लो वो कर लो, या फिर वही नहीं होता एक जनरेशन फॉलो करना कि जो जो कर रहा है उसको देखकर वो पाथ फॉलो करते जाओ। तो कभी कभी तो वो फ्रूटफुल होता है, पर कभी कभी मतलब उससे रिजल्ट्स गलत मिल जाते हैं, या फिर जैसे फिर वो पाथ वर्थलेस फील होता है कि क्यों ही मतलब ये सब्जेक्ट लिया था, या फिर अब नहीं समझ में आ रहा है। अब जैसे कुछ बच्चे हैं, उनको बोला मतलब जैसे हम टीचर है तो हमें पता है कि ये बच्चे किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, पर एक बच्चे को बताने वाला एक नहीं होता है, उसको बताने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। उसके दोस्त होते हैं, दोस्त के पेरेंट्स होते हैं, उसके खुद के पेरेंट्स होते हैं, उसके ताऊ ताई चाचा मामा सब आ रहे होते हैं उसकी काउंसलिंग करने के लिए। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये हमको लगता है कि ये तो पता ही ना चाहिए कि गाइडेंस लेनी किससे है। जैसे हमने आज ये सेशन करा तो इसमें हम चाहते तो मतलब हम और श्रीजाम मिलकर भी कंडक्ट कर सकते थे, क्योंकि अब जैसे करियर काउंसलिंग का है मेरे पास सर्टिफिकेट, तो पता तो है सारे करियर्स के बारे में। लेकिन सही तरीका क्या था कि जो इंसान उस फील्ड में खुद एक्सीलेंस पा चुका है वो अपने एक्सपीरियंस से दूसरे को बताए कि हाँ अगर ये सब्जेक्ट लिया तो ये रास्ते हैं और ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो वो एक वैलिड चीज़ होगी। हमने कॉमर्स ली नहीं, कॉमर्स पढ़ी नहीं, बुक खोली नहीं, हम कैसे बताएंगे कॉमर्स ईजी है, टफ है, रटना है, क्या करना है, मैथ नहीं समझ आ रही है तो कॉमर्स ले लो, कैसे बता देंगे? थ्योरी के बेसिस पर ही तो बता रहे हैं, जो चीज़ हमने सुनी है उसके बेसिस पर बता रहे हैं। पर राइट गाइडेंस तो वही दे सकता है जिसने खुद उस चीज़ को मतलब गो थ्रू हुआ वो उस चीज़ से और खुद एक्सीलेंस पाई और एक्सीलेंस भी पाई हो। ये नहीं मतलब क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, किसी ने कॉमर्स ली और उसने बहुत अच्छा कर लिया, सेम इंसान ने मतलब किसी और ने कॉमर्स ली पर वो उसमें अच्छा नहीं कर पाया। अब जिसने अच्छा कर लिया वो तो यही कहेगा कि कॉमर्स लो, बहुत सारी फील्ड्स हैं, वो पॉजिटिव साइड दिखाएगा। जो फेल हो चुका है मतलब जो नहीं सक्सेस पा पाया वो उसकी नेगेटिव साइड दिखाएगा। जैसे यूपीएससी को लेके ऐसे बहुत क्लियर दिखाई पड़ता है, कुछ लोग बोलते हैं कि यही सबसे बेस्ट पाथ है और इसी मतलब ऐसे नहीं फेम नेम सब कुछ है, और कुछ लोग बोलते हैं कि सबसे बेकार पाथ जो है वो भेड़ चाल जो है वो उधर जा रही है। तो सब अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही बोलते हैं जो भी वो बोलते हैं, या फिर उन्हें अब जैसे स्कूल टीचिंग हमें नहीं पसंद आई, ठीक है, हमें इंडिविजुअली टीच करना अपना पसंद है, खुद का मतलब ऐसे बी योर ओन बॉस टाइप, तो हम वैसी गाइडेंस देते हैं लोगों को। लेकिन अब जैसे हम तो साइकोलॉजिस्ट है तो हमें पता है कि किसके साथ कैसे बात करनी है, पर वहीं अगर कोई और इंसान है जिसके पास वो नॉलेज नहीं है तो वो तो यही कहेगा ना, नहीं यार बेकार होता है, स्कूल टीचिंग से अच्छा है ट्यूशन्स पढ़ाओ, या फिर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहेगा ना। सामने वाला उस ब्लॉक में फिट हो रहा है या नहीं ये भी तो देखना बहुत ज़रूरी है।
सामने वाला ब्लाइंडली फॉलो कर लेता है जो भी उसे तो हम ये गाइडेंस चीज मिल रही कैसे होती देख है। सकते हैं ये अगर हाँ तो जैसे जो बच्चे ट्वेल्थ से बाहर आ रहे हैं, तो 3 पॉइंट्स क्या तुम बता सकती हो जो बच्चे फॉलो करें तो उन्हें सही गाइडेंस मिल सके? सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर मतलब जैसे कुछ बच्चों को, जैसे तुम्हारा था, तुम्हें बचपन से पता था कि डॉक्टर बनना है, तो कोई कंफ्यूजन थी ही नहीं वहाँ पे। दिव्या का था, उसे पता था उसे डॉक्टर नहीं बनना है, तो वहाँ पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं, तो उसे टीचिंग लाइन में ही जाना था। कृति ने एक्सप्लोर करा, है ना कृति? बट वो क्लियर थी कि उसे ज्यादा हाँ। पढ़ना नहीं है। हाँ, वो इस चीज में क्लियर थी। और ऐसे ही मंशा वो भी मंशा को clear पता थी। था उसे मैथ्स और बायो, या तो कहते हैं एक्सक्लूडिंग, मतलब क्या एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दो। अगर ये नहीं समझ आ रहा है कि इंटरेस्ट कहाँ है, तो वो चीज़ें हटा दो जहाँ इंटरेस्ट नहीं है। तो जैसे नहीं कपड़े लेने जाते तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, जो नहीं पसंद है वो पहले ही हटा दो, तो अब कम ऑप्शंस बचे। और उसमें भी और चीज़ें आ जाती है ना, जैसे फाइनेंशियल कंडीशन हो गई कि पेरेंट्स कितनी आगे तक, मतलब क्योंकि वो भी एक फैक्टर है कहीं ना कहीं जो काउंट होता है। दूसरी चीज़ कि स्कूल चेंज कर सकते हैं नहीं, क्योंकि स्कूल से आधे से ज़्यादा फील्ड्स तो स्कूल ही लिमिटेड कर देता है। अगर स्कूल में कॉमर्स नहीं है तो मतलब मैथ्स और साइंस लेनी है, अगर स्कूल नहीं चेंज कर सकते तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें छट जाती हैं। क्यों नहीं चेंज कर सकते? स्कूल चेंज कर दो, टेक इट इजी। सिंपल, टेक इट मतलब इजी। ऐसे सारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं चेंज कर दो। पॉसिबल होता है। आजकल हर स्कूल में आप अच्छा ही पढ़ोगे, टेक इट इजी। सबसे पहला पॉइंट, टेक इट इजी। हाँ चलो, कुछ ना टेक कुछ इट तो इजी। कर ही लोगे। सो स्कूल चेंज कर दो भाई, स्कूल चेंज कर दो। तुम्हारे फील्ड का इंटरेस्ट नहीं है, स्कूल चेंज कर दो। पर्सनली मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं था, बट नहीं था। अगर अदरवाइज मैं स्कूल चेंज कर देती। उस टाइम पर ऐसा था कि डॉन वाज द फर्स्ट वन, सो अनफॉर्चुनेटली डॉन बॉस्को स्टिल द फर्स्ट मेरा वन। पर्सनल वो था, कर देती 10th के बाद। स्मॉल टाउन थिंग्स, ओके। ओके, तो एक चीज और मुझे लगती है, वो लगती है पेरेंट्स के लिए। पेरेंट वो पता है पेरेंट्स इन्फ्लुएंस, जो है, मतलब आप उसको प्रेशर मत बनाओ कि शर्मा जी के बच्चे ने ये किया है, आपको भी यही करना है। ऐसा मत करो। शर्मा जी का उनकी नहीं बच्चा है। शर्मा जी का है, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा है। सो लेट देम थिंक कि वो सच में क्या करना चाहते हैं। एक सबसे बड़ा कंसर्न एक ये दिखता है कि पेरेंट्स बहुत प्रेशराइज कर देते हैं कभी कभी। सारे पेरेंट्स नहीं है, लाइक पर्सनली मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, अभी भी सपोर्टिव है। वो तो मतलब मैं तो क्लियर ही थी, तो उनको तो कोई ऐसा वही नहीं था। मैं बाहर भी आ गई, मैं यूएस गई, तो वो चीज था। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता मैं नहीं जा पाती कहीं। सपोर्ट था, दे वर क्लियर कि यार अगर तुम क्लियर हो तो हम तुम्हारे सपोर्ट में। सबसे पहले वही चीज आती है कि आप पहले खुद बच्चों को इतना प्रेशराइज मत करो, हेल्प करो उनकी। अगर आप गाइड नहीं कर पा रहे हो, जैसे आई एम द फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं है, केवल लेक्चरर्स हैं, और दूसरी साइड पूरे लॉ वाली है फैमिली मेरी, तो मेरे पास सपोर्ट नहीं था। सो उन्होंने बोला कि जाओ देखो, बाहर सपोर्ट लो अगर कहीं बाहर से है। और रही बात ये डिस्ट्रैक्शन वाली कि जैसे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, जैसे कहाँ से ले क्या करें, तो मेरे अंकल ने मुझे एक दिया था सजेशन, ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूं या फिर किसी की बातों में ना जाऊं। बोली थी कि कभी तुम ये नहीं सुनोगी कि आईएएस का एग्जाम टफ है, या किसी तुम बैंकर से नहीं सुनोगी कि बैंकिंग का एग्जाम टफ है, क्योंकि वो क्रैक कर चुका है और उसे पता है कि एग्जाम कैसे क्रैक करना है। ये चीजें तुम्हें केवल उनसे सुनाई पड़ेगी जो खुद कुछ नहीं कर पाते। वही राइट गाइडेंस तो अगर फ्रॉम कभी राइट भी कोई ये पीपल, कहे ना कि ये चीज टफ है, टेल देम दैट यू आर। ये बहुत जरूरी है। सो दैट वाज मेरे लाइफ में वो चीज बैठ गई कि ओके, अगर कोई ये कह रहा है ना कि ये चीज नहीं कर सकते तुम, वो गलत इंसान है। और ये चीज Obviously, फैमिली में थोड़ा ज्यादा हो जाता है कि अरे यार इसने तो साइंस मैथ्स ली है, तो ये तो आगे यही करेगा, या ये आगे नहीं कर पाएगा ये चीज। मान लो अगर मैं मेडिसिन में हूँ, मैं कॉमर्स में चेंज कर सकती हूँ, मेरा पूरा बैकग्राउंड है कॉमर्स बैकग्राउंड, आई कैन गो विद द कॉमर्स। तो या फिर कोई और ऑप्शन, मान लो अगर मुझे लॉ में जाना है, मेरी फैमिली बैकग्राउंड लॉ में है, मैं लॉ में भी जा सकती हूँ। सो इट अप टू मी कि मुझे किस साइड जाना है। तो वो चीज थोड़ा सा एक और इजी, टेक इट इजी।
इतना भी प्रेशराइज मत करो खुद को कि माय गॉड क्या ही कर रहे हैं यार, और टेक इट और स्लो। इतने सारे ऑप्शंस हैं कि बहुत ज्यादा आज तक स्ट्रेस कभी वाली ब्लॉक चीज ही नहीं नहीं होना है। या फिर ये क्या हम लोग घुस चुके हैं उस, हाँ इतने सारे ऑप्शंस हैं कि कोई भी सब्जेक्ट लेकर कुछ भी करो, और जब रियलाइज हो कि नहीं इंटरेस्ट यहाँ नहीं वहाँ था, तो जंप कर सकते हैं इजीली। मतलब कहीं भी कुछ ऑप्शंस इतने सारे हैं कि बेरोजगार या फिर ऐसे नहीं वर्थलेस तो बैठ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जैसे साइकोलॉजी का यहाँ लखीमपुर में कोई नामो निशान पर नहीं एक है। चीज इशू यहाँ पर है कि मैंने नोटिस किया, या साइकोलॉजी अभी रिसेंट मतलब बहुत ज्यादा बर्स्ट किया है, सो अभी वहां पर फिर भी बच्चों में कंफ्यूजन मैंने नोटिस किया कि कंफ्यूजन लखीमपुर है। में तो है ही पर नहीं, कोई मुझे ये टीचर लगता नहीं है है यहाँ कि पे। करियर को ईगो मत बनाओ। हाँ, नहीं, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम ये है ना कि करियर को ईगो बना लेते हो कि अगर मेरा नीट नहीं निकला तो हम 6 साल बैठे रहे, चाहे हम बूढ़े हो जाए, हम करेंगे, नीट ही करेंगे। मत करो भाई। 2-3 रीजन साल कि नीट का जो sufficient एग्जाम होते है, हैं। जो मेडिकल का एग्जाम है, उसमें हो क्या रहा है कि हर साल आपका स्कोर बढ़ रहा है। मेरे टाइम पर स्कोर आता था 520 के आसपास, अब इस वक्त एग्जाम में बच्चे स्कोर कर रहे हैं 720 आउट ऑफ 720। यार 20 बस 720 नंबर लाकर बैठे हैं, तो तुम यार कि तुम अगले साल मतलब क्या तुम 600 ले आओगे या 650 ले आओगे? मतलब पर एक्सपेक्टेशंस खुद से मत रखो और उसको ईगो मत बनाओ कि हम 10 साल करें पर हम करेंगे तो यही करेंगे। नहीं, आज टाइम में इतने ऑप्शंस ओपन अप हो चुके हैं, और अब यार कोई भी करियर का पाथवे बहुत लंबा है। कोई ऐसा नहीं है कि आप 2 साल में तैयार होकर रेडी हो जाओगे। आपको 5 से 6 साल पहले मतलब एमबीबीएस करना है, फिर आपको एमडी के लिए एग्जाम देना है, फिर उसमें भी 2-3 साल लगता है, फिर मतलब प्रैक्टिस सेटअप करने के लिए आपको किसी के अंडर में काम सीखना होगा, फिर आप अपना प्रैक्टिस खोल सकते हो। सो आप इन एनी केस इफ यू वांट टू स्टार्ट अर्न एट लाइक 30, तो आपको अपने 18 में मेडिकल कॉलेज में घुस जाना चाहिए। और अगर आप नहीं घुस पा रहे हो, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आज के टाइम में। आप डाइटिशियन बन सकते हो, अगर आपको मेडिकल फील्ड में ही रहना है, काउंसलर बन सकते हो, आप पब्लिक हेल्थ का कोर्स कर सकते हो। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। मतलब ऑप्शंस खत्म हो जाए, मतलब खत्म हो सकते हो, लेकिन ऑप्शंस खत्म नहीं होंगे। आज के टाइम ये है, इतने ऑप्शंस हैं, आप करते रहो एलिमिनेट ऑप्शंस, फिर भी ऑप्शंस की लिस्ट लंबी रहेगी। तो ईगो मत बनाओ किसी चीज को कि अरे भाई अगर हमने यूपीएससी नहीं निकाला तो हम तो प्राण त्याग देंगे। मत त्यागो भाई। एमबीबीएस में आकर भी डॉक्टर सुसाइड करते हैं, यूपीएससी में जाकर भी लोग सुसाइड करते हैं। इट्स ऑल बिकॉज कि आप इतना प्रेशर ले चुके हो कि आपकी बॉडी, आपका मेंटल हेल्थ सब खत्म हो चुका है। डोंट डू दैट। तो ईगो पर कोई चीज नहीं आनी चाहिए, और फिर आपको पता होना चाहिए कि आप जिस जगह पे आ रहे हो वहां पर कैसा एनवायरनमेंट होगा। अगर हम देखें तो सच में मेडिसिन का एनवायरनमेंट एक अनफॉर्चुनेटली है जहां पर मिलता है, और कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि अगर आपको एक्सेल करना है तो आपको थोड़ा प्रेशर में करना आना चाहिए कि आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हो, लगा केसेस आ रहे हैं, आप खड़े हो 24 घंटा। एक्सट्रीम हो भी जाता है, बट समहाउ इट हेल्प्स टू सम एक्सटेंट। हर चीज में ये नहीं कह रही कि बुरी है या अच्छी ही है। अगर आप ये चीज नहीं झेल सकते, या आप आईएएस का, जब कोई आईएएस बन जाता है और उसका प्रेशर नहीं झेल पा रहा है, सो पहले से आप ये चीज क्लियर कर लो कि प्रेशर आप झेल पाओगे कि नहीं झेल पाओगे, और उसकी options होते हैं। कहीं भी लाइफ खत्म नहीं हो रही है, सो इतना डिप्रेस होने की जरूरत नहीं, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ईगो पर मत लो, कोई भी नहीं है। पेरेंट्स आपकी लाइफ जी चुके हैं, मतलब अपनी लाइफ जी चुके हैं, अब आपको अपनी लाइफ देखना है। पेरेंट्स के उस पर वो नहीं होता कि अरे मेरा बच्चा अगर कुछ कर रहा है तो कोई छोटा कोर्स उनके अकॉर्डिंग जो भी है, अगर वो कर तो वो एक्सेल नहीं करेगा या मेरी नाक कट जाएगी, ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए। सो ईगो इज समथिंग नो फेस कर रहे हैं, इतना है कि कुछ भी डिसाइड कर ले, और ये चीज आई थिंक हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। हाँ, तो आई थिंक ये इवेंट सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल हो, वो हमारे पॉइंट्स ले सके हमसे, और
हम इन वीडियोस को हर जगह शेयर करेंगे ताकि बच्चे समझ सकें, और अपने अकॉर्डिंग अगर वहां से भी उनके पास कोई क्वेश्चंस आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे और आपसे थोड़ी हेल्प मांगेंगे कि आप उन्हें गाइड कर सकें। कृति, दिव्या, मंशा, ये हमारी पर्सनल Sure. रिक्वेस्ट है आप लोगों से। And thank you so much for Sure. joining this webinar. अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू। The टाइम pleasure was ours. No. थैंक यू। हमें भी बहुत मजा आया, Yeah. लॉ के बारे में सीखा। Same here. कॉमर्स की इम्पोर्टेंस समझी। मुझे बैंकिंग के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था, तो मुझे कृति और मंशा के पास जाएंगे। एग्जैक्टली बट टीचिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, तो तुमसे भी बहुत सारा गाइडेंस मांगेंगे दिव्या। और self study से दिव्या ने टीचिंग में भी excellent कई किया है। options हो सबसे गए। ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि सॉरी हाँ एग्जैक्टली। take it easy needs to, even in the career, even आप जब हमारा करियर बन गया है, have to take it easy only. तो it's like take it easy, take it slow, be happy. Actually ये है। यार जॉब कर भी हो तो ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा कम करोगे तो जॉब होगी नहीं, जॉब तो हो ही हाँ जाएगी। सारे private देखा एकदम platforms हैं, Unacademy, Byju's। करना परेशान होते रहेंगे, हर समय परेशान होंगे। भाई तुम नहीं करोगे तो भी काम चलता रहेगा, तुम थे तब भी चल रहा था, तो भी चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि काम रुक जाएगा, प्रेशर तो लेना ही नहीं है। बस ठीक है चलेगा, कौन से तुम्हारी कंपनी है, घर का हुआ है, होता रहेगा काम। तो, वेल ओके गाइस, थैंक यू सो मच। एंड हम लोग ये सारी वीडियोस और सारे शॉर्ट्स में इसे शेयर करेंगे, एंड आप लोग भी अपने सारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स को ये वीडियोस जैसे भी अपलोड हो आप शेयर कर सकते हो, और जहां पर भी जो भी क्वेरीज आएंगी हम आपसे पर्सनली बात भी करेंगे उसके लिए। श्योर। ओके देन, सी यू, बाय। बाय बाय। बाय बाय।